चलो स्टार्ट करें। चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर, नहीं अगला सब्जेक्ट, आज इसका नाम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज जहां तक है मेरा शायद यहां पे बैठे हर एक जन से मिलना हुआ है, कोई भी ऐसे इससे पहली बार मिल रहा है? बहुत ही गिने चुने लोग हैं जिनसे पहली बार मिल रहा है। हम ही रंजन, हम थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी है, मेरे से डर के रहना। और इसके अलावा हम अपना कॉस्ट के बैच में बहुत तारीफ कर लिया, वापस से रिपीट नहीं करेगा। मेरा तारीफ मेरे बुक में है, आराम से पढ़ना। चलो एक काम करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एक काम करना, पहले ना कुछ सुनना नहीं, सॉरी कुछ लिखना नहीं, पहले कुछ लिखना नहीं, बस खाली सुनते हुए चलना, बाद में हम लोग बैठ के लिखेंगे। चलो एक काम करें, जरा देखें, एक सेकंड। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आना, ऑफलाइन जरूर आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूर आना। चलो 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 हमारे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला बात, आज जो हमारा न्यू सिलेबस बना है, न्यू सिलेबस का जो पहला टर्म है May 24, उस पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किया गया है। कोई बताएगा कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है? ये मात्र 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है और बड़ा छोटा सा सिलेबस है, सिलेबस भी कोई लंबा चौड़ा नहीं है। 50 मार्क्स का सिलेबस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बाकी 50 रहेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो एफएम के अंदर में पहला बात ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी पूरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं इसमें थ्योरी बिल्कुल नहीं, एक दो चैप्टर थ्योरी का है पर बड़ा सिंपल है। और अगर बाई चांस किसी को अपना फ्यूचर आगे जीवन में फाइनेंस लाइन में बनाना है तो उसका पहला शुरुआत होता है इसी जगह से। यहां पे शुरुआत में तो 3-4 चलो इजी सिंपल सा बात है, फिर धीरे धीरे ना हार्डकोर फाइनेंस में लोग प्रवेश करेंगे। ये क्लास में कैसा है, इसको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है बहुत, तो चलो उस पर पूरी एक चैप्टर आएगा, उसमें लोग डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डिविडेंड, ये सब कुछ आएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो, हमारे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पता है यहां पे दो वर्ड है, एक वर्ड है फाइनेंशियल, एक वर्ड है मैनेजमेंट। और एक बात पता है, ये जो वर्ड मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट, ये तुम लोगों का क्लास 11-12 में बीएसटी या कॉमर्स बोल के शायद एक सब्जेक्ट था, उसके अंदर में सुना हुआ रहा होगा। कोई मेरे को बताओ मैनेजमेंट का मतलब क्या? एक सेकंड, कितना बढ़िया आंसर है, हाँ बोलो। हाँ, मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना। आपका नाम क्या है? प्रणव। चलो वेरी गुड। और बताओ मैनेजमेंट का मतलब क्या? काम करवाना। अरे वाह क्या बात है। और बोलो, और क्या? कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हुए काम करना। समझ गया। अंश बोल रहा है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हुए काम करवाना। चलो एकदम सही बात। और बताओ क्या? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करवाना। और बोलो क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ये बात, ये सारा बात किसका बोला हुआ है? ये तुमने वर्ड बोला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, किसका बोला हुआ है? हेनरी फेयोल। नाम सुना हुआ है? आपका नाम क्या है? हाँ, दिया। तुम्हारा नाम है दिया, नाइस नेम। चलो एकदम सही बोला। मैनेजमेंट के अंदर में देखो बहुत सारे डेफिनेशन है, पर पता है मेरे को सबसे बढ़िया किसका लगा? प्रणव का। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना। और अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो रचित एकदम सही बोला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा मैनेजमेंट का पार्ट बनता है। अब देखो मैनेजमेंट ना हर जगह होता है। एग्जांपल जैसे आज तुम लोग एफएम का पहला क्लास था, तो ये पहला क्लास को जब स्टार्ट करते हैं, एक बैच को स्टार्ट करते हैं, तब भी मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है। देखो जैसे ही तुम लोग आया, पहला स्टेप तुम लोग का बाहर में आईडी कार्ड चेक हुआ, ठीक है, नेक्स्ट जैसे होगा सही में, तुम लोग प्लीज आईडी कार्ड बनवाओ एक बार। ठीक है, नेक्स्ट जैसे होगा। आज फर्स्ट डे था ना, ऐसे ही नहीं हुआ, नेक्स्ट जैसे होगा। ठीक है, हम कुछ करता है। कॉस्ट तो 15 क्लास हो गया, 8, 5, 13, 14, हाँ कल 15th क्लास है। ओह माय गॉड, तुम लोग इतना पुराना हो गया। चलो जैसे आज हमारा मान लो एफएम का पहला क्लास था, तो एक बार आइडियलिस्टिक स्टेप का बात करते हैं। पहला स्टेप तुम लोग का आईडी कार्ड चेक होना चाहिए था। सेकेंड, बाद में तुम लोग को यहां पर बिठाया गया, भाई कुछ तो एडमिट करो, हम लोग कुछ तो करते हैं। यानी कुछ लोगों को बोला गया होगा बॉयज यहां बैठेंगे, गर्ल्स यहां बैठेंगे, कुछ लोग ऐसे होगा।
माने ये कॉस्ट का पहला क्लास बताया गया था, तो मैनेजमेंट हो गया है। ठीक। तीसरा स्टेप हमारे यहां पे सीनियर मैनेजर्स आए, डायरेक्टर लेवल के आदमी लोग आए, क्लास को पूरा सेटअप किए। जो बाहर में 3-4 हमारे डायरेक्टर्स हैं, आके सारा सिस्टम ऑन किए, एसी ऑन किए, सब कुछ लाइट फैन ऑन किए, तुम लोगों को बैठाए। 4 स्टेप रंजन का आना, 5वां स्टेप रंजन का माइक उठाना, 6 स्टेप रंजन का बोलना। अब देखो ये सारा का सारा जो चीज है, एटलीस्ट बैच का पहला दिन हर चीज को मैनेज किया जाता है। अब एक बार ये हो गया, उसके बाद तुम लोगों का डेली रूटीन चलता रहेगा। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, अभी जस्ट कुछ दिन बाद ना शादी का सीजन आने वाला है, और बताते हैं आज के दिन शादी होना एक झमेला लगता है हमको। तो भाई शादी होते है एक दिन, उसके 10 दिन पहले से पता नहीं कौन कौन सा फंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं क्या वाहियात। एक होता है मेहंदी, एक होता है आई डोंट नो, हम लोग के जमाने में सब होता ही नहीं था। मेरे हिसाब से होना चाहिए सीधा शादी, वो भी जाके कोर्ट में करके खत्म करो। नहीं देखो, पैसा बचता है ना, पैसा बचता है, जो पैसा बचे उससे बाद भी ज्वेलरी लो। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। चलो एनीवेज, देखो वो सारे फंक्शन को भी मैनेज करना है, तो भी क्या है मैनेजमेंट। अब ये बोलेंगे वाह हम लोग इसमें शादी का मैनेजमेंट सीखना है, नहीं पता है। यहां पे हम लोग को मैनेज करना सीखना है। क्वेश्चन उठता है क्या चीज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। ये सब्जेक्ट में हम लोग को मैनेज करना सीखना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब वो चीज जिस चीज के लिए तुम लोग पढ़ रहा है और जिस चीज के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप बोलो क्या। ये तुम लोग अपना बात कर रहे हैं, पैसे के लिए नहीं पढ़ाता है। अच्छा एक मिनट, तुम लोगों को लगता है पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं? सही से बताओ। जिसको भी अगर ऐसा लगता है क्लास के बाद उठना, पैसा वापस ले जाना, तब भी पढ़ेंगे। तुम लोग आएगा क्लास के बाद? मैंने समझ में आ गया ना बोलने क्या चाह रहे हैं। देखो तो मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ना क्या है, यहां पे हम लोग को मैनेज करना सीखना है। पिस्सा नहीं पैसा बोलते हैं। अच्छा यानी यहां पे हम लोग को मैनेज करना सीखना है। क्वेश्चन उठता है क्या चीज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। मेरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज माने क्या, पैसा। अब एक बात बताते हैं, पैसा कमाते बहुत लोग हैं, पैसा कमाते बहुत लोग हैं। ये बताते कोई नहीं है। पैसा कमाते बहुत लोग हैं, पर पैसा ढंग से मेंटेन करना हर किसी को आता नहीं है। आदमी कमाता है, उसको पता ही नहीं चलता वो कहां पे पैसा खर्चा कर देता है, और लास्ट में देखता है भाई बचा क्या। और कुछ लोग होते हैं स्मार्ट, जो भले कमाते हैं 10 रुपया और उसको बना देते हैं 12 रुपया। और जैसी वर्ड स्मार्ट आ रहा है, तुम लोग बताओ माइंड में पहला इंसान कौन नजर में आया? कौन नजर आया? मिस्टर रंजन। ड्यूरिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम लोगों को दिखाएगा मेरा पोर्टफोलियो के बारे में, कि देखो मेरा यहां पे कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे देखो क्या रिटर्न कमाया, उससे आप लोगों को थोड़ा मेरे बारे में वो लगेगा। ठीक, डाउट नहीं, वो लगेगा। ठीक, यानी शॉर्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है। मेरा पहला बात, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजरियल एक्टिविटी। नाम बता रहे हैं मैनेजमेंट, यानी एफएम का काम उस कंपनी का क्लर्क लोग नहीं करेगा। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम एक कंपनी का क्लर्क लोग नहीं करेगा। कौन करेगा? वहां का डायरेक्टर लोग करेगा। यानी मेरा पहला बात ये क्या है, एक मैनेजरियल एक्टिविटी जहां पे प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, कंट्रोल करते हैं क्या चीज को, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को। मेरा अगला क्वेश्चन होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज मतलब क्या। मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है RIL। RIL क्या? रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब पता नहीं ये RIL बनेगा या RBL। नहीं RIL भारत नहीं भैया, वो डिबेट में भी हमको नहीं जानना है, हम ये पॉलिटिक्स से दूर है भैया। नहीं कुछ और था। मेरा यहां पे क्या है, रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मालूम मेरे कंपनी को चाहिए कुल मिला के 10 करोड़ रुपया। क्यों चाहिए? मेरे को नया बिजनेस स्टार्ट करना है। मेरा पहला क्वेश्चन उठता है क्या मेरे पास 10 करोड़ रुपया है? आंसर है नहीं। ठीक, मालूम रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चाहिए 10 करोड़, तो पता है ये पहले इवैल्यूएट करेगा भाई ये पैसा कहां से लेके आए।
अभी हम लोग पूरा एफएम में जब बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कंपनी का। पता है, जब भी कंपनी पैसा लेके आता है, वो आइदर लेके आता है, बताओ ये वर्ड सुना है क्या? आइदर ही लेके आता है इक्विटी शेयर से, नाम सुना है? या लेके आता है डिबेंचर से, नाम सुना है? या फिर वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेने के लिए जाएगा। मान लो ये है एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन, वो है आईसीआईसीआई का। ये मेरे को बोला आपको लोन देंगे 12% में, वो मेरे को बोलता है आपको लोन देंगे 13.5% में। तुम लोग बताओ, एज अ रैशनल इंसान हम उस जगह से पैसा लाना चाहेगा जिस जगह मेरा खर्चा कम लगेगा। और एक और मेरा पैसा आ गया, मेरे को बहुत जगह इन्वेस्ट करना है, पता है पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना चाहेगा, लाइन पूरा करना, आप पता है पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना चाहेगा जहां पे मेरा रिटर्न कम है या ज्यादा है। तो भाई खर्चा लग रहा है कम, रिटर्न आ रहा है ज्यादा, तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ये कैसे होगा? आइदर खर्चा कम कर और दूसरा रिटर्न मैक्सिमाइज। ठीक, तो ये बेसिक बैकग्राउंड था। चलो एक काम करते हैं, अब धीरे धीरे करके आगे जानते हैं, और पहले लिखते हैं दो शब्द। तुम लोगों को मेरा दो शब्द कैसा लगता है? क्या बात है, लाइव ऑनलाइन आंसर पे आंसर आ रहा है। क्वेश्चन हम पूछ नहीं रहे पर आंसर दिए जा रहे हैं। नहीं, पर ये लोग वो बताए ज्यादा कम, समझ में आया? चलो काम करना, पहला लिखा। और जो इंसेंटिव वाला बात था ना, वो एफएम में भी अप्लाई करता है। एक काम करेंगे, आज एफएम का पहला इंसेंटिव क्लास आज से शुरू करेंगे। ठीक, जैसे वहां पे पढ़े थे कॉस्टशीट, यहां पे आएगा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताएंगे, उसके बाद किसी को यहां पर बुलाकर क्वेश्चन पूछेंगे। राइट आंसर देने वाले को मिलने वाला है 500। और आज जो लेट आने का वार्निंग था वो यहां पर भी कंटिन्यू चलेगा। तो यहां पे सारा का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है, सेम इंसान है, सेम बच्चे लोग हैं, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन है। चलो, हम लोग का क्या सर, तुम लोग के साथ भी हम कुछ करेगा, ऑनलाइन वालों हम कुछ करेगा। हाँ बोलो। एक्चुअली ये एफएम एसएम का पहली बार मिलन हुआ है। आज तक ये हमेशा हुआ करता था एफएम इको, उस समय था 97। अब एफएम एसएम में क्या आएगा वो तुम लोग के बैच के बाद पता चलेगा। एसएम पूरी थ्योरी है, 100% थ्योरी है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 100% प्रैक्टिकल है। चलो यहां लिखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट is a managerial activity मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी which deals with मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजरियल एक्टिविटी जो डील करता है। अब वो कुछ हम 4 शब्दों का प्रयोग करेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम तुम लोगों के साथ गेम खेले। याद है कॉस्ट अकाउंटिंग के डेफिनेशन में हम 3 शब्दों का प्रयोग किया था, प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक। यहां पे हम 4 शब्दों का प्रयोग करेगा। मेरा पहला वर्ड है प्लानिंग। ओ माय गॉड, वेरी वेरी लेट। कौन है भाई, दिखाओ आपका नाम क्या है? हाँ, निकुंज, फर्स्ट वार्निंग। पर तुमको आज पहली बार दिख रहा है। मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी विच डील्स विद प्लानिंग, कॉमा ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। The financial activities of an enterprise. फर्स्ट वार्निंग। एक्चुअली इसको क्या ही वार्निंग दे, तुमको वार्निंग नहीं देंगे। तुम्हारे साथ तो तुम्हारी फैमिली का तो बहुत पुराना रिश्ता है। नहीं, वैसा नहीं है। एक्चुअली जो इनके दादाजी, अब वो नहीं रहे,
इनके जो दादाजी है वो मेरे पूरे परिवार को पढ़ाए हुए हैं, मेरे पापा, मेरे दोनों चाचा जी, मेरे को, मेरे सिस्टर को, सबको पढ़ाए हुए हैं। तो फिर अब इनको क्या वार्निंग दे। चलो सबसे पहला बात, हाँ, द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। मेरा अगला क्वेश्चन होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या आता है? दो चीज, पहला कहां से पैसा लेकर आए, अगला कहां पैसा लगाए। चलो यहां लिखते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज प्राइमरीली इंक्लूड मेरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज प्राइमरीली इंक्लूड दो चीज, पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। कोई मेरे को देगा प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या? प्रोक्योरमेंट माने क्या? पैसा लाना। इसका उल्टा पैसा लगाना मतलब क्या बोलेंगे? एलोकेशन बोलेंगे या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो मेरा दो चीज आएगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज प्राइमरीली इंक्लूड, पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड and effective utilization of fund। ठीक, यानी मेरा दो एक्टिविटी है, पहला पैसा लेकर आओ, अगला मेरा पैसा लगाओ। अब एक काम करते हैं, एक सुंदर सा ना वो बनाएंगे चार्ट टाइप का, फिर सीधा हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चलो एक काम करते हैं, बस आखिरी बनाते हैं एक ब्यूटीफुल चार्ट, वो मेरे साथ बनाते हुए चलना, अच्छे से सुनना। पहला 1 घंटे बाद आपका पहला इंसेंटिव क्लास है, पहला इंसेंटिव वो है क्वेश्चन। चलो एक काम करना, यहां बीचों बीच लिखना एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बीचों बीच लिखना एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां से निकलने वाला है 2 एरो। मेरा पहला एरो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, मेरा दूसरा वाला है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। मेरा पहला वाला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, कहां से रुपया लेकर आए। मेरा दूसरा वाला है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि भाई एक और पैसा आ गया, इस पैसे को कहां पर यूज किया जाए। हम चाहेंगे ना एक बुद्धि लगा के तुम लोग मेरे को आंसर दो। एक बार ना इमेजिन करो बैलेंस शीट को, टी फॉर्म वाला बैलेंस शीट। ठीक, कोई बताओ जहां से भी हम लोग रुपया लेके आते हैं, जहां से भी रुपया लेके आते हैं वो मेरा किस साइड में रिकॉर्ड करते हैं? लेफ्ट साइड क्या होता है? बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड क्या होता है? एक सेकंड, जहां से भी रुपया लेके आते हैं बताओ ये हम लोग किस साइड में रिकॉर्ड करते हैं? असेट में, लायबिलिटी में। पैसा लेके आएंगे इधर इक्विटी शेयर, या लेके आएंगे प्रेफरेंस शेयर, या लेके आएंगे डिबेंचर, या लेके आएंगे लोन, ये सारा लायबिलिटी साइड हो गया। और एक और पैसा लगाएंगे, फिक्स एसेट परचेज करे या लैंड ले या बिल्डिंग ले, इन्वेस्टमेंट करे, बताओ ये कहां रिकॉर्ड करने वाले हैं? असेट साइड। यानी ध्यान देना, ये वाला मेरा लायबिलिटी साइड हो गया, ये वाला मेरा असेट साइड हो गया। तो ये मेरा जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड है, ब्रैकेट में लिखते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। मेरा सोर्सेज ऑफ फंड माने क्या? फंड का सोर्स क्या क्या है, कहां से रुपया लेकर आए। जो मेरा बाजू वाला है ये मेरा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब देखिए तुम लोग अकाउंट्स कितना बढ़िया। चलो आंसर दो। अकाउंट्स में यहां पे हर एक दिन चैंपियन ही होता है। पता है लाइब्रेरी साइड को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे, एक रहेगा लॉन्ग टर्म, एक रहेगा शॉर्ट टर्म। सिमिलरली जो मेरा असेट साइड है इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, एक रहेगा लॉन्ग टर्म, एक रहेगा शॉर्ट टर्म। अब तुम लोग मेरे को एग्जांपल देना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का क्या क्या रहेगा। पहले बार इसको तोड़ते हैं जरा। यहां रहेगा लॉन्ग टर्म, यहां रहेगा शॉर्ट टर्म। तुम लोग अकाउंट्स कौन से क्लास से पढ़ रहे हैं? कुछ लोग 11 है, कुछ लोग 9 भी है। क्लास 9 कैसे? तो उसके अंदर तुम लोग यानी जनरल एंट्री 9 में कर लिया। हाँ हम लोग तो पहली बार किए थे क्लास 11 में।
आज जो मेरा असेट साइड है इसमें भी रहेगा दो, एक रहने वाला है लॉन्ग टर्म, एक रहने वाला है शॉर्ट टर्म। आप एक काम करो, कोई मेरे को बताओ, लाइबिलिटी साइड में जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होता है उसको अकाउंटिंग भाषा में हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? मेरा करंट लाइबिलिटी, यानी यहां पे आने वाला है करंट लाइबिलिटी, और इसके अलावा बाकी जो मेरा लाइबिलिटी है मेरा सारा लॉन्ग टर्म नेचर का हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। आप एक काम करें, फटाफट ना 3-4 एग्जांपल देते हैं। तुम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का एग्जांपल क्या? मेरा लॉन्ग टर्म लोन हो गया, और बोलो क्या? डिबेंचर हो गया, और बोलो क्या? इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म नेचर का। एक और तरह का शेयर होता है प्रेफरेंस शेयर, ये क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म नेचर का। जो लॉन्ग टर्म पैसा लेके आएंगे आइदर इक्विटी शेयर या लेकर आएंगे प्रेफरेंस शेयर्स, या लेकर आएंगे डिबेंचर। वाह क्या बात है, अब धीरे धीरे मेरा आवाज अच्छा लग रहा है मुझे। या लेके आने वाले हैं सर, आप ब्लर हो गए, एक मिनट, हम ब्लर हो गए। ओहो अच्छा, हम ब्लर हो गए, बस एक सेकंड रुको, तुरंत ठीक हो जाएगा। नहीं वाईफाई नहीं गया, मेरा वो कैमरा का फोकस वो हो गया था। चलो ठीक है, हम सही हो गए। चलो मेरा फोर्थ वाला क्या आने वाला है? लॉन्ग टर्म लोन। ठीक, कोई मेरे को एग्जांपल दो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी करंट लाइबिलिटी का। एक मिनट, मेरे को ना कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का एग्जांपल देना क्रेडिटर को के अलावा। मेरा बिल्स पेएबल, मेरा शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन का एग्जांपल दो। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, और बताओ और एग्जांपल क्या? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। करंट लाइबिलिटी में और क्या आता है? मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब कुछ। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं शॉर्ट टर्म में पहला आने वाला है क्रेडिटर। बोलो एकदम आएगा, मनी मार्केट वाला इसमें आएगा। मेरा पहला है क्रेडिटर जो हम लोग सब जानते हैं। मेरा अगला है बिल्स पेएबल। मेरा तीसरा वाला है बैंक का शॉर्ट टर्म लोन, जैसे मान लो एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, ये कुछ एग्जांपल है, बैठ के सारा नहीं लिख रहा है। ठीक, यानी कुल मिला के लाइबिलिटी साइड में ये सारा चीज जहां को हम लोग बांटे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में। अब देखो एक और पैसा आ गया, मेरे को पैसे को लगाना है। पैसे को लगाएंगे आइदर लॉन्ग टर्म असेट में या फिर शॉर्ट टर्म असेट। लॉन्ग टर्म असेट में क्या आएगा? आप एकदम सही बोला, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का एग्जांपल दो। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड एंड मशीनरी हो गया, इन शॉर्ट पीपीई हो गया। एक पीपीई इक्विपमेंट। चलिए काम करें, यहां लिखते हैं पहला लॉन्ग टर्म में, पहला हो गया फिक्स एसेट, या फिर करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। ठीक, मेरा अगला क्वेश्चन उठता है जो मेरा शॉर्ट टर्म असेट है, यानी वो हो गया करंट असेट। करंट असेट का मेरे को 3-4 एग्जांपल दो। मेरा पहला है डेटर, अगला बिल रिसीवेबल और कैश एंड बैंक, प्रीपेड, ये सब कुछ हो गया। चलो यहां लिखते हैं पहला डेटर, मेरा अगला है स्टॉक, मेरा तीसरा है कैश एंड बैंक आएगा, और वो डिपेंड करता है वो मेरा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उस पर डिपेंड करेगा। हम कुछ लिखते लिखते भूल गए क्या लिखने वाला था। चलो अगला लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल। बस ये बहुत है, कुछ एग्जांपल था। ठीक, तो देखो भाई, जहां से भी पैसा लेकर आए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? जहां से भी पैसा लेकर आए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? जिससे भी रुपया लेकर आए उसको मेरे को देना पड़ेगा कुछ रिटर्न। यानी मेरे कंपनी के लिए वो खर्चा है। जहां से भी रुपया लेकर आए मेरा उद्देश्य क्या रहेगा? कॉस्ट को क्या करना है? कम से कम, यानी यहां पे रहेगा टू मिनिमाइज कॉस्ट। और भाई जहां पे भी रुपया लगाएंगे वहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है?
उस जगह पैसा लगा जहां से मेरा रिटर्न क्या आने वाला है, मैक्सिमम। तो यहां लिखते हैं ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज रिटर्न। ठीक। अब भाई अगर रिटर्न कमा रहे हैं, ज्यादा खर्चा लग रहा है कम, रिटर्न कमा रहे हैं, ज्यादा खर्चा लग रहा है कम, तो जैसे दोनों उद्देश्य साथ साथ में पूरा होगा, मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। चलिए काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेरा ये क्या बनने वाला है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेरा इंट्रोडक्शन, ये जो इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका आखिरी लाइन, फिर सीधा नया चैप्टर स्टार्ट, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब सुनो, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और स्पेशली तो तुम लोग के एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ध्यान देना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं है। तुमको कैसे पता? ये सब पढ़ा हुआ था। एक सेकंड, क्या ये क्या बोली? ये वर्ड सुना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सुना है? एक मिनट, वेल्थ का मतलब, वेल्थ का मतलब पैसा, ऑसट्स। हाँ, ईपीएस क्या होता है? कुछ ज्ञानी लोग हैं हमारे क्लास में, आधा पर्दा ज्ञान के साथ। चलो, दोनों को मेरा यहां पे जैसे दोनों को मिला है, मेरा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पर ध्यान देना, एफएम को पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है। एफएम को पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर का वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, शेयर होल्डर का वेल्थ होता क्या है? शेयर होल्डर का वेल्थ होता है, ये क्वेश्चन उन लोग के लिए जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। बताओ तो आज के दिन आईटीसी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है? 400 460। एक बार 450 लेके चलते हैं, एग्जांपल सिंपल। एक मिनट, आपका नाम क्या है? मानस। आइए, थर्ड वार्निंग। अरे लेट आने का रीजन? ट्रेन मिस हो गया। कहां से आ रहा है? हाँ, कहां से? लक्ष्मी कांतोपुर। कहां है ये? यहां से 25 स्टेशन दूर। भाई तुम पानी पी तुम 25 स्टेशन दूर से है, आने में कितना टाइम लगा? भाई 2 घंटा लगे इसको आने में। हाँ, तुम्हारा वार्निंग -3 होना चाहिए। बाप रे बाप, तो तुम लाइव ऑनलाइन क्यों नहीं किया? अच्छा, मेरे प्रति तुम्हारा नाम को तो जो तुम वर्ड बोलते हैं तो डर जाता है कभी कभी। मेरे को लगा सबसे ज्यादा दूर से वो लोग आते होंगे जो हावड़ा लिलुआ में रहते हैं। कोई और ऐसा है जो 2-2 घंटा ट्रैवल करके आता है? 2 घंटा ट्रैवल करके आती है, कहां से? पैदल क्यों आती है? सॉल्ट लेक से आने में इनको 2 घंटा लगता है। मैडम, हम भी कैलकाटा गए, सॉल्ट लेक से कहीं चांस ही नहीं 1 घंटा 45 मिनट। एक काम करना, अभी तुम वापस घर जाएगी ना, हम भी चलेगा, देखते हैं 1 घंटा 45 मिनट लगता है क्या। सबसे बेस्ट है मेरे को आने में लगता है मैक्सिमम 5 मिनट। हम रहते हैं गिरीशपक, तुम पैदल आते हैं। हालांकि अभी हम लोग एक नया घर ले लिए, तो जब हम लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे तो मेरे को भी आने में लगेगा 1 घंटा प्लस। नहीं, जब हम लोग का होगा ना ओपनिंग, हम तुम लोग को बुलाएगा, तुम लोग आएगा। और पता है किसी के गृह प्रवेश में आते हैं ना, सोना चांदी लेके आते हैं। खाली इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसे खाली हाथ नहीं आते हैं, मतलब बता दे रहे हैं। चलो, हाँ तो बस बनने वाला ना घर। चलो बताएंगे अभी 2-3 है, बताएंगे। पहले कौन से घर के बारे में बताना है? चलो,
मेरा पहला बात है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो डिपेंड करेगा रात को आज किधर जाने का मन हो रहा है, उसी घर में चले जाएंगे। चलो हाँ अच्छा सुनो सुनो सुनो, ध्यान देना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। मेरा शेयर होल्डर का वेल्थ क्या होता है कि मैं जिस प्राइस में कंपनी का शेयर परचेज किया, हम जिस प्राइस में कंपनी का शेयर परचेज किया, पता है आज से 1 साल बाद, एग्जांपल 1 साल, मान लो अगर हम आज से 1 साल बाद उसको बेचना चाहेगा, मान लो हम आज के दिन खरीदे 450 में, तुम लोग बुद्धि लगा के आंसर दो। और आज के दिन हम एक शेयर को परचेज करते हैं 450 में, तो तुम लोग के हिसाब से हम क्या चाहेगा? आज जिस दिन अपने शेयर को बेचे 450 में बेचे, इससे कम में बेचे, ये इससे ज्यादा में बेचे। तो पता है 450 के प्राइस को बढ़ाना, अगर बाई चांस ये बढ़ गया तो मेरा शेयर होल्डर का जो वेल्थ है ना, ये मैक्सिमाइज हो गया। और मेरा अगला क्वेश्चन उठता है कंपनी का शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगा? वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें वन ऑफ द फैक्टर है कि वो प्रॉफिट कितना अच्छा कमाया। अगर बाई चांस कोई कंपनी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट कमाता है, उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट बढ़ाने से क्या गारंटीड शेयर प्राइस बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। इसका बड़ा क्लासिक एग्जांपल रहा हुआ है, तुम लोग शायद नाम भी नहीं सुना होगा, शायद तुम लोग बॉन्ड भी नहीं हुआ होगा, शायद नहीं हुआ होगा। एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है, इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, सत्यम स्कैम। एक मिनट, नाम सुना है सत्यम? इस स्कैम के बारे में आइडिया है? अगर आइडिया नहीं है घबराना मत, ये चैप्टर जो चलेगा ना इसका आखिरी क्लास में, हम सत्यम स्कैम के बारे में बताएंगे। उसमें हुआ क्या था, और ये हमको इसलिए ज्यादा डिटेल में पता है कि सत्यम का ऑडिटर था पीडब्ल्यूसी, और पता है मेरा आर्टिकलशिप कहां से किया हुआ है? पीडब्ल्यूसी। तो जिस समय सत्यम का स्कैम हुआ था उस समय मैं पीडब्ल्यूसी में मौजूद था, हम करवाए नहीं थे। ऑडिटर का थोड़ा सा उसमें हाथ था, ऑब्वियस होता है, हम तो छोटा बच्चा था, मेरा क्या हाथ होगा, ठीक। तो हम बताएंगे हुआ क्या। सत्यम मेरा प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में बढ़ाते गया फेक प्रॉफिट, पर इवेंचुअली जिस दिन उसका भांडा फूटा, उसका शेयर प्राइस बुरी तरह गिर गया। तो यानी प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में शेयर प्राइस बढ़ा नहीं पाया, बुरी तरह गिरा दिया। तो शेयर होल्डर के वेल्थ को क्रिएट नहीं किया, शेयर होल्डर के वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद 2-3 चैप्टर बाद हम एक और एग्जांपल देगा, एक केस स्टडी आएगा, वो आएगा मेरा एक सुपर फेवरेट आदमी, नॉट हर्षद मेहता। हाँ कौन? नहीं, और हम इशारा करेंगे, तुम लोग बता देगा कौन? नहीं, हम इशारा कर रहे हैं। देखा कितना जल्दी आंसर दिया। किसका बताने वाले हैं? किंगफिशर, जिसका चेयरमैन कौन था? विजय माल्या। माइंड ब्लोइंग आदमी भाई। क्या कौन? जीवीएस कोलकाता से पढ़ा हुआ है वो? सही में जीवीएस कोलकाता से पढ़ा हुआ है विजय माल्या? हमको पहले पता होता हम जाते ही नहीं उस कॉलेज में, हमको ऐसे लोग के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना। चलो चलो एनीवेज, अब देखो, अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, अगर बाई चांस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा ना, और जेन्युइन तरीके से बढ़ेगा, तो इससे शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ने का चांस है। पता है कारण क्या? थोड़ा ना माइक्रो इकोनॉमिक्स लगाना, ठीक। तुम लोग के 11 फाउंडेशन में था, जहां पे भी था। अब मान लो ये लेडीज लोग मेरे कंपनी में, सॉरी छोटी छोटी लड़की बच्ची लोग मेरे कंपनी में इन्वेस्ट की, इस उम्मीद के साथ कि इनको पहला साल के एंड में डिविडेंड मिले 5 रुपया पर शेयर। अब हुआ क्या, पहला साल इतना जबरदस्त तरीका से अपने बिजनेस को मैनेज किया कि पहला साल जबरदस्त प्रॉफिट कमाए, और भाई ऐसा प्रॉफिट कमाया कि इनका सोचा हुआ था इनको डिविडेंड मिलेगा 5, पर पता है मैंने डिविडेंड क्या दे दिया? 5 नहीं, मैंने डिविडेंड दे दिया 7। इन्होंने डिविडेंड सोचा 5 रुपया मिलेगा, पर इनको डिविडेंड हम दे दिए 7 रुपया पर शेयर। क्यों? मेरा अच्छा प्रॉफिट कमाया हुआ था। तो एक बात बताए, जब किसी इंसान का जो एक्सपेक्टेशन होता है, अगर बाई चांस वो एक्सीड हो जाए, अगर बाई चांस जो एक्सपेक्टेशन रहता है, अगर बाई चांस वो एक्सीड हो जाए, तो पता है वो इंसान होता है बड़ा खुश, और अगर वो इंसान बड़ा खुश रहेगा ना, ये बाजार में जाके हल्ला करेगा। जैसे मालूम 5 की जगह 7 रुपए डिविडेंड देना स्टार्ट किया, लड़की लोग पगला जाएगी, सब जाके बाजार में हल्ला करेगी, जरा मैं ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्ट किए थे जहां सोचे 5 रुपया मिलेगा, मेरे को 7 मिल गया। अब इमेजिन करो जब ये मेरा गुडविल बढ़ेगा, जब मेरे कंपनी के बारे में लोग इतना तारीफ करेगा, तो हर एक जन मेरे कंपनी का शेयर परचेज करना चाहेगा।
अब ना तुम लोग मेरे को एक दो आंसर देना। हर एक जन मेरे कंपनी का शेयर परचेज करना चाहेगा, यानी मेरी कंपनी के शेयर का डिमांड बढ़ेगा। कोई ना डिमांड बढ़ेगा पर बेचने वाला कोई नहीं है, सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ेगा। प्राइस गिरेगा, बढ़ेगा। और भाई अगर प्राइस बढ़ेगा ये लोग और खुश हो जाएगा, बोले भाई वाह क्या कंपनी है। एक तो डिविडेंड देता है मस्त वाला, ऊपर से जो मेरा प्राइस में हम इन्वेस्ट किए वो शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है। ये लोग जाके और हल्ला करेगा, और अगर ये जाके और हल्ला करेगा और लोग खरीदना चाहेंगे तो शेयर प्राइस और बढ़ेगा। तो बाई चांस कोई स्टॉक मार्केट को ट्रैक करे वो लोग देखेगा ना, जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ना स्टार्ट होता है ना, वो लगातार बढ़ते चलता है, बढ़ते चलता है, बढ़ते चलता है। और वही अगर बाई चांस किसी का गिरना स्टार्ट होता है ना, वो लगातार गिरते चलता है। इसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है इन्वेस्टर का सेंटीमेंट। ये वर्ड तुम लोग इकोनॉमिक टाइम्स में देखेंगे, इन्वेस्टर सेंटीमेंट। तो भाई संसार का हर एक मार्केट डिपेंड करता है जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसके इस कंपनी के प्रति कैसा सेंटीमेंट है। अगर बाई चांस हम उसको इमोशनली सेटिस्फाई किया है, मेरा कंपनी उसको इमोशनली सेटिस्फाई किया है, वो बड़ा खुश होगा। और भाई अगर वो खुश हो गया ना, जाके पगला जाएगा, इतना शेयर और परचेज करना चाहेगा कि इसका शेयर प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगा। तो इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव ध्यान देना, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ध्यान देना, प्रॉफिट को बढ़ाना नहीं है। एक मिनट, ज्यादा वर्ड क्या यूज किया था, क्या बढ़ाना है? शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। चलो एक काम करना, बस नीचे एक लाइन, लास्ट लाइन लिखना। बस एक आखिरी लाइन लिखना, मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। और ये बात ना हम सत्यम वाले स्कैम में प्रूफ करके दिखाएगा। उस दिन जरूर आना, सबके फेस टू फेस आना, मजा आ जाएगा भाई स्कैम कैसे होता है। नहीं अभी आज नहीं, उसके लिए मेरे को बहुत कुछ लेके आना है। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर का वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। भाई एकदम ध्यान देना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। ये हमेशा क्या रहता है? शेयर होल्डर का वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन। और मेरा शेयर होल्डर का वेल्थ क्या होता है? जिस प्राइस में वो इन्वेस्ट किया वो प्राइस एटलीस्ट बढ़ जाए। तुम लोग सुना था बीच में LIC का IPO आया था? तुम लोग सुना नहीं है? एक मिनट, कितने लोग सुने हुए LIC का IPO आया था? बाकी लोग क्यों नहीं सुने? बाकी लोग को ये सब आइडिया करीना कपूर का कितना बच्चा लोग हो रहा है। अब से तुम लोग का एक होमवर्क रहेगा, डेली मॉर्निंग में उठ के 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ के आएगा। या हमें काम करेगा, तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में हम डे का जो इंपॉर्टेंट न्यूज है डालना स्टार्ट करें। वो हम स्टार्ट करें, दिन का 4-5 जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसका हम समरी डाल देगा, वो पढ़ के आएगा। हाँ तब ठीक है। अब जैसे जो LIC का IPO आया था, भाई इंडिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। हर एक जन अप्लाई कर दिया, हर एक जन अप्लाई कर दिया, इस उम्मीद में कि हम लोग तो माला माल हो जाएंगे। और यकीन मानो हर एक जन को अलॉटमेंट आ गया, और जिस दिन उसका लिस्टिंग हुआ तो माला माल नहीं, वो कंगाल हो गया। उससे बड़ा कंगाल क्या था? एक और कंपनी का IPO, बोलो कौन सा? पेटीएम। जोमैटो। भाई जोमैटो में अभी मेरा आज के दिन 85% रिटर्न चल रहा है, 85% रिटर्न, मजा आ गया। चलिए वैसे हाँ, पेटीएम जैसे डुबाया, यानी जिस प्राइस में हम लोग इन्वेस्ट किया, अगर बाई चांस प्राइस गिर जाए तो मेरा वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर वही प्राइस बढ़ जाए मेरे वेल्थ को क्रिएट कर दिया। डन। चलिए काम करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर। जरा हेडिंग लिखा, सबसे पहले आज बात करते हैं रिस्क के साथ। हेडिंग लिखा लेवरेज। सराय पेटीएम का शेयर, ओके वेरी नाइस। हाँ एसी से हवा आ रहा है, एसी का काम वही है एक्चुअली। बस 1 मिनट रुक जाओ। चलिए काम करें, पहला चैप्टर लिखते हैं लेवरेज। सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है, तो एक से रुको ना, ये सब बाद में। एक मिनट ये बाद में। पहले बताओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन। 1 सेकेंड। मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ डैश मैनेजरियल एक्टिविटी विच डील्स विद चार कीवर्ड: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बताओ कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी। यानी फाइनेंशियल एक्टिविटी में 2 चीज आएगा, पहला
प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। और मेरा अगला यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। कोई बताओ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड बैलेंस शीट का कौन सा साइड? मेरा यूटिलाइजेशन। मेरा लाइबिलिटी को बांटेंगे दो पार्ट में, क्या क्या? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। असेट को बांटेंगे दो पार्ट में, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म का दो तीन एग्जांपल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर। शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म का क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब। मेरा लॉन्ग टर्म असेट, फिक्स्ड असेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म असेट, डेटा, स्टॉक, कैश, वो हटाओ। अगला वो हटाओ। उधर से पैसा लेके आएंगे जहां मेरा कॉस्ट कम से कम लगे, उधर में पैसा लगाएंगे जहां पे मेरा रिटर्न। जैसे दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मेरा क्या रहेगा? शेयर होल्डर का वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। चलिए काम करते हैं, लिखते हैं लेवरेज। सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहला हम लोग को पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ डॉल। कैलकुलेशन ऑफ डॉल, DOL। अगला है DFL, अगला है DCL। और मेरा अगला है इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन लेवरेज। और तीसरा हम लोग को पढ़ना है, तुम लोग को ऑलरेडी शायद पढ़ा हुआ है 11-12 में, ये वर्ड सुना होगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वहां बड़ा शॉर्ट में पढ़ा होगा, यहां बड़े विस्तार में जानेंगे। ठीक। ये चैप्टर ऐसा है कि पूरे के पूरे सीए इंटर के सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है। 6 सब्जेक्ट को मिला दो, सबसे इजी चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस दिन से हम पढ़ाना स्टार्ट किया है 11 साल हो गया, एक भी ऐसा टर्म नहीं है जिस टर्म में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यानी हर टर्म में क्वेश्चन आएगा, इधर आएगा 5 मार्क का या आएगा 10 मार्क का, जनरली आता है 10 मार्क का। और ये महा लल्लू चैप्टर है। अब एक काम करें, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या लिखा गया भाड़ में, पहले नॉर्मल हम बस 5 मिनट बात करेगा और सुनते चलना, अपने आप पता चलेगा चैप्टर खत्म हो गया। हम चाहेंगे अगला 5 मिनट सबका ध्यान मेरी ओर केंद्रित करें। चलो सुनो। मान लो मेरा कंपनी जिसका नाम है रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पता है ये क्या बनाता है? तुम लोग बताओ क्या बनाए? कॉस्ट का पहला क्लास में हम लोग जाने थे सिगरेट बनाना। तुम लोग तो आज तुम लोग क्या चीज के बारे में जानना चाहेगा? परफ्यूम। मतलब बनना नशेड़ी है। नहीं अब हम लोग आज नहीं पान मसाला जाने? पान मसाला, बीड़ी, वेरी चीप भाई। नहीं, कल जन्माष्टमी मना के आए, आज मुझे अच्छा वो रहने दो। ये सब गंदा चीज हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे। आज हम लोग बनाना सीखेंगे पेन। मजा नहीं आएगा भाई, तुमको तो ऐसे ही मजा आता रहता है, तुमको क्या मजा चाहिए? चलो एक काम करते हैं, नहीं अब आज हम लोग नेक विचार का बात करेंगे। आज बनाना सीखेंगे अगरबत्ती। अगरबत्ती बना सकते हैं। फिलहाल पेन रखते हैं, पेन। मान लो रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का काम क्या है? पेन बनाने का। ठीक। मान लो हम सोचे चलो एक काम करें, नया नया बिजनेस स्टार्ट करें, और जिसके लिए हम बनाने वाले क्या है? पेन। अब भाई जब भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए चाहिए पैसा। मान लो एस्टिमेट किया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे को पैसा लगेगा 10 लाख, और है ये कंपनी। अगर 10 लाख रुपया चाहिए तो क्वेश्चन उठता है क्या मेरे पास 10 लाख रुपया है? मान लो एक बार के लिए नहीं है। 10 लाख रुपया मान लो नहीं है, तो भैया हम निकले बाजार में। तुम लोग क्या बोले, हम बताओ। सही में मतलब हर चीज को पता है अंश कहां ले जाता है। ठीक। मान लो हम निकले बाजार में पैसा अरेंज करने के लिए। पता है मुझे बाजार में कौन मिले? 2 लोग। अंश तुमको आना है?
नहीं अंश को नहीं लाते हैं, अंश को नहीं लाते। एक लेके आते हैं यश को, एक लेके आते हैं रोनित को। ठीक, एक हमारा यश है, तुम यश है ना, और तुम रोनित है। ठीक, अब देखो हम क्या करने वाले हैं इन लोग दोनों के साथ। ठीक, मान लो एक है यश, एक है रोनित। हम इन दोनों के पास गया, हम बोला सुनो ना भाई, मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके लिए मेरे को चाहिए 10 लाख रुपया, क्या मेरे को 10 लाख रुपया देगा? बोला मांगे भी तो 10 लाख, 10 करोड़ आपके लिए हाजिर है। हम बोला ना मेरे को खाली 10 लाख दो, उससे मेरा काम हो जाएगा। अब ये लोग बोलता है 10 लाख रुपया देंगे जरूर, पहले ये बताइए उसके अगेंस्ट आप क्या देंगे? पापी दुनिया भाई, पैसा दिया नहीं उसके पहले बोलता है आप क्या देंगे। पर देखो बात लॉजिकल है, जब भी एक इंसान पैसा देता है उसके अगेंस्ट में हमेशा कुछ साथ में अगेंस्ट में कंसिडरेशन चाहेगा। हम बोला देख भाई, अब ना ऑल्दो शायद तुम लोग सुना हुआ है ये वर्ड इक्विटी शेयर, वर्ड डिबेंचर, ये सब वर्ड सुना होगा। सिर्फ इसके अंदर में ना मेरे को बस एक दो आंसर देना। हम देखो ये मेरा कंपनी, अगर हम पैसा लेंगे तो हम ले सकते हैं आइदर इक्विटी शेयर के द्वारा या डिबेंचर के द्वारा। अब यश बोला ये इक्विटी बड़ा सुंदर लग रहा है, ये क्या होता है? हम बोला देख, अगर तुम इक्विटी शेयर के द्वारा मेरे को पैसा देगा तो तुम इफेक्टिवली इस कंपनी का ओनर है। हर एक लाइन सुनना, हर एक लाइन। आज हम इसको क्या बोला, अगर तुम इक्विटी शेयर के द्वारा पैसा देगा तो तुम इफेक्टिवली इस कंपनी का ओनर है। ये बोलेगा हम ओनर बन जाएंगे। हम बोला हाँ। ये बोलते यानी जितना प्रॉफिट आएगा सब मेरा। हम बोला जितना प्रॉफिट आएगा सब तेरा, पर सारा लॉस भी तेरा। तब ये बोलेगा यानी थोड़ा तो रिस्क है। हम बोला थोड़ा नहीं, पूरा पूरी रिस्क है। एक मिनट, हम 3-4 लाइन बोला, बताओ तुम लोग ये 3-4 लाइन समझा? तुम लोग बताओ कंपनी का ओनर कौन होता है? डायरेक्टर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर? ये बात पता था। आज जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है उसमें कुछ डिविडेंड के फॉर्म में मिल जाएगा, बाकी रिजर्व में चला जाएगा, पर इवेंचुअली हक किसी का है। आज यानी जितना है वो इक्विटी वाले का है, तो प्रॉफिट इसका है, लॉस भी इसका है। यानी पता है रिस्क कौन ले रहा है? हमारा इक्विटी शेयर होल्डर। ये बोलता है मुझे रिस्क लेना पसंद है, मैं इक्विटी शेयर के द्वारा पैसा दूंगा। हम बोलेगा कितना? ये बोला 6 लाख। हम बोला चलो ठीक, यश से मैं लेकर आया 6 लाख रुपया, इसके अगेंस्ट में हम इसको देने वाला है 6,000। 6,000 60,000 कर देते। इसमें हंसने का कुछ था नहीं। हम बच्चे हैं, अच्छा ओके। 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10। तुम लोगों को लगता है तुम लोगों को ज्यादा ही खुल गया। यानी ये बोला चलिए ठीक है, मेरे को रिस्क लेना पसंद है, मेरी तरफ से लीजिए 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10, हम आपको देते हैं 6 लाख। हम बोला चलो डन। अब अगला रोनित को बोला, रोनित भाई 4 लाख रुपया बचा है, मेरे को देगा? बोला देंगे। ये मेरे को बताइए, ये मेरे को बोला बताइए दूसरा तरीका क्या है? हम बोला डिबेंचर। अब बोला अगर हम डिबेंचर के द्वारा पैसा दे तो इसका मतलब क्या? हम बोला अगर तुम डिबेंचर के द्वारा पैसा देता है तो तुम मान लो एक तरह का तुम लोन दिया है। सुना है डिबेंचर? डिबेंचर एक तरह का क्या है? आप बोला अगर तुम मेरे को डिबेंचर के द्वारा पैसा देता है तो मान लो एक तरह का लोन है। और तुम लोग बताओ लोन के अगेंस्ट में हर साल क्या दिया जाएगा? ये मेरे से पूछा बताइए इंटरेस्ट रेट क्या? हम बोला 10%। अब अगला ना मेरे से 2 क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर तुम लोग मेरे बिहाफ में देना इसको। ये मेरे को बोला मान लीजिए कोई साल जबरदस्त प्रॉफिट कमाए तो क्या 10% से ज्यादा मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? और मान लीजिए कोई साल 10% से कम बनाए, मान लीजिए मेरा कोई साल में लॉस हो गया, कोई साल में लॉस हो गया, तब भी 10% मिलेगा। यानी बोलता है मेरे को 10% ही मिलने वाला है। हम बोला हाँ। यानी बोलता है मेरा कोई रिस्क नहीं है। हम बोला तेरा कोई रिस्क नहीं है। तो बोला चलिए ठीक है, आप मेरी तरफ से लीजिए 4 लाख, कुल मिलाकर आया 10 लाख, और ये मेरे को देने वाला है 10% डिबेंचर्स के अगेंस्ट में पैसा। भाई 6 लाख आया, इधर से 4 लाख आया, उधर से कुल मिलाकर आया 10 लाख। अब रंजन के पास आ गया है 10 लाख। तुम लोग बताओ जैसे ही रंजन के पास पैसा आएगा, जैसे ही रंजन के पास पैसा आएगा, बोलो रंजन उसका क्या करेगा? बिजनेस में लगाएगा। अब भाई पैसा आ गया, हम तैयार है पेन बनाने के लिए, पर भाई पेन ऐसे सड़क में थोड़ी बनाएंगे, मेरे को चाहिए एक जगह। और पता है तुम लोगों को शायद आइडिया नहीं है, हमारे क्लास में एक जन ऐसा है जिसका रियल एस्टेट का काम है, जबरदस्त वाला काम। नहीं मेरा नहीं, बताए नाम बताए। उसके पास जगह ही जगह है, बहुत जगह है। अंश के पास हर गली में जगह ही जगह है, जगह ही जगह है।
हम गए अंश के पास, हम बोला अंश मेरे को एक जगह क्या तुम देगा? बोला आपको क्या करना है? हम बोला भाई मेरे को पेन बनाना है, मेरे को पेन बनाना है, उसके लिए मेरे को चाहिए एक बड़ा सारा जगह। बोला कितना बड़ा जगह चाहिए? हम बोला मान लो तुम मेरे को तो 5000 स्क्वायर फीट, ये 3000 स्क्वायर फीट का जगह है, इसका तुम मान लो डबल मान लो 6000 स्क्वायर फीट, उतना बड़ा जगह मेरे को चाहिए। बोला खरीदेंगे रेंट पे? हम बोला रेंट पे लेंगे। अब हम इससे पूछा भाई बता रेंट क्या, तुम बताओ तुम रेंट कितना चार्ज करना चाहेगा? 10,000। तुम क्या चीज का रेट बता रहे? 6000 स्क्वायर फीट का 10,000 रुपया घंटे के साथ। भाई कैसा लड़का है ये, रेंट घंटे के हिसाब से नहीं लगता है, चीप लड़का है। पर मंथ कितना लेगा? पर मंथ बताओ कितना लेगा? रेंट बताओ कितना लेगा? 6 लाख रुपया पर मंथ। इन्होंने कहा 6 लाख रुपया पर मंथ, यानी साल भर का आता है 6 लाख इंटू 12 72 लाख। हम इसके साथ नेगोशिएशन करेगा ऑब्वियसली। इन्होंने कोट किया 72 लाख, हम नेगोशिएट किया, फाइनल सेटलमेंट हुआ है 3 लाख पर एनम में। तो मान लो जगह का रेंट है 3 लाख रुपया पर एनम। कोई काइंड वाइंड में नहीं है, जो है सब कैश में है। कितना दे रहे हैं? 3 लाख रुपया पर एनम। चलो नॉर्मल बात। तो भाई देखो पैसा आ गया, जगह आ गया, रंजन तैयार है पेन बनाकर बेचने के लिए। ठीक, अब यहां पे ना पता है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएगा, अगला 7-8 लाइन ढंग से सुनना, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये बोलेगी चैप्टर खत्म? यस चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। ईयर 1। चलो भैया हम बनाने जा रहे हैं ईयर 1। एक सेकंड रुक जाओ, इस सबको हम काट के नीचे ले जाए। ताकि हम एक ही स्क्रीन में ना बार बार वो नहीं करना पड़े। एक सेकंड। चलो अब एक काम करना, तुम लोग ने मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट करने में थोड़ा हेल्प करना। मालूम पहला साल हमने लिखना कुछ नहीं लिखना, सब लिखेंगे बाद में। मालूम पहला साल मैंने जम के मेहनत किया और पता है कितना नंबर ऑफ पेन बनाकर बेचा? 10,000। पहला साल मैंने 10,000 पेन बनाकर बेचा और मान लो सेलिंग प्राइस क्या है पर पेन का? 100 रुपया। एक मिनट, ये वाला पेन है, ये वाला पेन। अच्छा जो भी है, मेरा मन। मालूम बेच रहे हैं 100 रुपया पर पेन में। ठीक, तुम लोग मेरे को ना फटाफट कैलकुलेट करके बताते चलना। मेरा सेल वैल्यू क्या आएगा? 100 रुपया पर पेन। 10,000 पेन बेचे, कितना आने वाला है? 10 लाख। तो भाई सेल वैल्यू आया है 10 लाख। ठीक, अब माइनस करना है मेरा कॉस्ट। अब सुनो, मेरा कॉस्ट होता है दो तरीका का, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, अभी नाम पहले एक नाम बोलेगा, तुम लोग सुनते ही बताना ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है। पता है हर एक पेन को बनाने के लिए मेरा लगेगा मटेरियल, थोड़ा लेबर का खर्चा लगेगा, मेरा थोड़ा पावर का खर्चा लगेगा। मान लो मेरा हर एक पेन को बनाने के लिए खर्चा लगता है 60। मेरा हर एक पेन को बनाने के लिए खर्चा लगता है 60। एक पेन बनाएंगे 60 रुपया लगेगा, 10 बनाएंगे 10 इंटू 60 लगेगा, 100 बनाएंगे 100 इंटू 60 लगेगा। यानी पेन के बढ़ने के साथ साथ खर्चा टोटल बढ़ेगा। बताओ इसका नेचर क्या? ये फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल। इट्स इन वेरिएबल का पहचान पर यूनिट हमेशा रहेगा सेम, तो पर यूनिट लगता रहेगा 60, पर जितना यूनिट बनाएंगे इंटू 60 चलता रहेगा। तो माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ये है मान लो 60 रुपया पर पेन। एक मेरे को कैलकुलेट करके बताएगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? एक पेन का 60, 10,000 का 10,000 इंटू 60 कितना आने वाला है? 6 लाख। अब एक मिनट, अरे एक मिनट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट को एक वर्ड बोलते हैं क्या? हाँ एक बार हम बताए थे, करेक्ट। वैसे 2 बार बताएंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग में और डिटेल में जानेंगे। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट को एक वर्ड बोलते हैं जिसका नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन। मेरा कंट्रीब्यूशन आया हुआ है 4 लाख। ठीक, जैसे मेरा आया कंट्रीब्यूशन 4 लाख, पता है तुरंत दौड़े दौड़े आएगा यश मेरे पास, ये तो ओनर है। ये आके मेरे को बोलता है 4 लाख रुपए मेरा हो गया। हम बोला रुक भाई,
बहुत लोगों को पैसा देना बचा हुआ है। अब तुम लोग मेरे को बताओ, मेरा वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो गया, मेरे को अगला माइनस क्या करना चाहिए? फिक्स कॉस्ट। तुम लोग बताएगा फिक्स कॉस्ट कितना है? जगह रेंट पे लिए। तुम लोग बताओ, रेंट तुम लोग के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है? वेरिएबल या फिक्स्ड? 1 यूनिट बनाए या 100 बनाए या 1000 बनाए या कुछ ना बनाए, मेरा रेंट तो उतना ही लगेगा आज। यानी जो भले यूनिट बड़े यूनिट गिरे, मेरा खर्चा सेम है। क्या है? फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट आ गया 3 लाख। जैसे ही माइनस किए, पता है मेरे को क्या मिलने वाला है? 1 लाख। अब तुम लोग ये वर्ड पहली बार सुनेगा। ये 1 लाख को बोलते हैं EBIT। एक और गेस करो, EBIT। ये वर्ड सुना हुआ था? मेरा EBIT है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नाम खुद बता रहा है, अर्न कितना किए बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। तुम लोग एक बार गेस करेगा, ये EBIT से पहला पेमेंट क्या होना चाहिए? नाम है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो पता है पहले पेमेंट क्या चीज का करने वाले हैं? इंटरेस्ट का। तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, इंटरेस्ट किसको देंगे? यश को देंगे या रोनित को देंगे? यश है रोनित। रोनित से डिबेंचर का वैल्यू लिया हुआ है 4 लाख, यानी लोन का वैल्यू है 4 लाख और मेरा इंटरेस्ट रेट है 10%। एक बार कैलकुलेट करके बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा? मेरा 4 लाख का 10% क्या आता है? 40,000। ठीक, ढंग से सुनना। EBIT में से इंटरेस्ट पे हो गया, बताओ अब क्या बचने वाला है? ये मेरा बचने वाला है EBT। कितना आएगा? 60,000। EBT का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर टैक्स। अब जैसे EBT आया, तुरंत दौड़ के आया यश, बोला मैं ओनर हूं, ये मेरा हो गया क्या? हम बोला नहीं भाई, जो करना है करना, साल के एंड में मोदी जी जरूर आएंगे। इतना प्यार से हाथ जोड़ के भाइयों बहनों दोस्तों कर करके तुम्ही लोग से मुंह से निकलवाएंगे टैक्स देना चाहिए। पहले पूछेंगे, बोलो भाइयों बहनों, देश का भला होना चाहिए या नहीं? बोलेगा होना चाहिए, बोले ना टैक्स दे। मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, टैक्स का रेट भारत में चल रहा है, एग्जांपल सिंपल रखने के लिए मान लो टैक्स का रेट चल रहा है 50%। अरे ताकि कैलकुलेशन आराम से हो जाए, एग्जांपल दे रहे हैं। अरे एग्जांपल, अच्छा क्या करना है? अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं। एक बात बताओ, प्रॉफिट कमाया हुआ है 60,000, इसका 50% टैक्स दे देंगे। 60,000 का 50% क्या आएगा? 30,000। तो माइनस हुआ 30,000, ये आया 30,000। पता है इसको हम लोग बोलते हैं EAT। एक बार गेस करो, EAT अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। सब हो गया। अब हम कॉल करके बुलाएंगे यश को। हम बोले यश आ, नहीं जानी मतलब ठीक। यश को बुलाया, हम बोले यश आजा। यश आ गया। हम बोले यश आप हमारे कंपनी के ओनर हैं, लास्ट में जो बचा वो आपका है। अब ये मेरे से पूछा, बताइए लास्ट में क्या बचा? इनकम स्टेटमेंट हम इनके हाथ में दिए, हम बोला देख लीजिए लास्ट टाइम में क्या बचा है आपके लिए। ये देखा 30,000 बचा है और तुरंत ये देखा भाई हमने रुपया कितना लगाया था? 6 लाख। इन्होंने 6 लाख रुपया लगाया और हम इसको दे रहा है 30,000 रुपया। ठीक, अब आगे ये देखा इसका जो दोस्त था रोनित को हम देने वाले हैं 40,000। रोनित को देने वाले 40,000 और पता है रोनित कितना रुपया मेरे को दिया था? 4 लाख। इमेजिन करो इसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। रोनित खाली 4 लाख रुपया दिया, मैं इसको 40,000 दे दिया और ये मेरे को बेचारा 6 लाख रुपया दिया और हम इसको क्या देने वाला है? खाली 30,000। अब ये मेरे को तुरंत बोला, श्योर आप 30,000 देंगे? हम बोला एकदम। बोला सोच के बोली? हम बोला एकदम। बोला आप मेरे से 6 लाख रुपया लिए, 30,000 रुपया पकड़ा रहे और मेरा दोस्त से आप खाली 4 लाख रुपया लिए, उसको 40,000 दे रहे हैं, ये कहां का इंसाफ? हम बोला नहीं ये सब छोड़ो, आप ओनर है ओनर। बोला भागने का ओनर। फिर मेरे को वापस से दिया ये 3 गंदा गाली। हम बोला सुन ढंग से बात कर। बोला ढंग से बात करने लायक आप आदमी नहीं है। हमारा तुम एक काम करो, निकलो यहां से, अब अगले साल मिलना। अब कोई रंजन को इतना सुना के चले जाए, रंजन क्या करेगा? आज जब रंजन को इतना सुना के चले जाए, रंजन क्या करने वाला है पता है?
खोपचे में जाके रोएंगे। अगले साल रंजन करने वाला है जबरदस्त मेहनत। अब जीवन का एकमात्र उद्देश्य है पेन बनाना। सुबह उठते हैं पेन बनाते हैं, खाना खाते हैं पेन बनाते हैं, जहां जाते हैं पेन बनाते हैं। हमारे इसके अलावा कुछ नहीं करता है, साल भर खाली पेन बनाता है। अब खाली मेरे को ईयर 2 में कितना पेन बनाया बताएगा। बाकी इनकम स्टेटमेंट तुम लोग मेरा खत्म करवाना, चैप्टर खत्म। नहीं, पूरा साल का, ईयर 2। अब सुनो, अगले साल मैंने किया मेहनत और जो 10,000 पेन था हम सीधा कर दिए 10,000 की जगह 20,000 पेन। एक मिनट, पहला साल हम बनाए 10,000 पेन, अगले साल सीधा बनाए हैं 20,000 पेन। पेन हो गया डबल। तुम लोग क्या मेरे लिए पूरा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर पाएगा? मेरे को तुम लोग पहले बताओ सेल वैल्यू क्या आएगा? एक पेन का 100, तो 20,000 का क्या आएगा? 20,000 इंटू 100 यानी 20 लाख। रुको। अब हम बताते हैं, कुछ लोग ना जबरदस्त मेंटल मैथ्स लगाए। हम बताते हैं तुम लोग के माइंड में क्या आया, हम बताते हैं। पूरा क्लास क्या सोच रहे हैं बताते हैं। रुका ना, एक मिनट। पूरा क्लास तुरंत कैलकुलेट किया होगा। पेन हुआ डबल, सेल हुआ डबल, प्रॉफिट भी डबल। माइंड में आया है 100% आया है। एक मिनट, कितने लोग का है? सही से बताना कितने लोग का है? पेन डबल, सेल डबल, प्रॉफिट डबल। कितनों के माइंड में आया है प्रॉफिट डबल? भाई कोई तो बोल। एक मिनट, एक जन क्या है? एक जन के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है डबल। ये इसलिए हाथ उठाया, इसको लगा हम इंसेंटिव देगा। आप गाली खाना डिजर्व करते हैं। ये अपना कैलकुलेट करके बैठा है, प्रॉफिट होने वाला है डबल। एक मिनट, तुम लोग के हिसाब से प्रॉफिट डबल होगा या नहीं होगा? डबल से कम होगा या डबल से ज्यादा होगा? कम या ज्यादा? एक मिनट, अब एक मिनट, एक बार जरा कैलकुलेट करके देखते। एक बार का मशरूम करें, तुम लोग मान लिया डबल हो रहा है, ठीक। अब एक काम करें, फटाफट नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। मेरा वेरिएबल कॉस्ट एक का 60, 20,000 का 20,000 इंटू 60 कितना आने वाला है? 12 लाख। यानी मेरा कंट्रीब्यूशन आने वाला है 8 लाख। एक मिनट, अरे रुको ना, ठीक। मेरा कंट्रीब्यूशन आने वाला है 8 लाख। अब तुरंत आएगा मेरे पास, ये रेंट किससे लिया था? अंश। तुरंत आएगा नेक्स्ट ईयर मेरे पास अंश मेरे को आके बोलेगा, सुने बड़ा पेन बेचे हैं। बोला बेचे तो है। बोले अगर इतना पेन बेचे हैं तो रेंट तो थोड़ा बढ़ेगा। एक मिनट, तुम लोग बताओ कि इसका रेंट बढ़ेगा? हम बोलेगा ये साल अच्छा था, मुंह उठा के आ गया। पिछला साल जो बुरा था मेरा साथ दिया। मुंह पे मारेंगे 3 लाख, धक्का मार के निकालेंगे। गलत बात क्यों है? अच्छा, जगह उसका था, मतलब इज्जत का 3 लाख रुपए देंगे और धक्का प्यार से निकालेंगे। यानी ध्यान देना, जो मेरा फिक्स कॉस्ट है, भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, मेरा फिक्स कॉस्ट तो रह जाएगा सेम। यानी पता है मेरा रेंट क्या लगने वाला है? फिक्स कॉस्ट लगने वाला है 3 लाख। यानी मेरा ईबीटी आएगा 5 लाख। अब बुद्धि लगा के अगला आंसर दो। मेरा अगला आने वाला है रोनित। रोनित आके मेरे को बोलता है, सुने बड़ा पेन बेचे हैं। हम बोला आगे बात नहीं करना, तुम लोग बताओ इसको इंटरेस्ट क्या देगा? क्या देंगे? एग्जैक्ट 40,000। तो भाई इसको भी दिए हैं 40,000। यानी मेरा ईबीटी कितना आ गया है? 4,60,000। अगला आएंगे मोदी जी। मोदी जी से लड़ना नहीं है, जो मोदी जी बोले तुरंत कर दो, अदरवाइज मोटा भाई उनके पास है। एक सेकंड, मोटा भाई आइडिया तुम लोग को पता है? मेरा एक सपना है कि बड़ा होके ना हम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेगा। ये जेन्युइनली मेरा सपना है। और कितना बड़ा मैंने क्या, अभी एज ही क्या है? ये तो जस्ट शायद यही रीजन है कि हम इतने साल पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे ताकि एक वोट बैंक इकट्ठा हो जाए। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पर ध्यान रखना 2034 में, जो 2034 में लाल किले पे तिरंगा हम लहराएंगे।
मार्क माई वर्ड्स। आज चलो एनीवेज, आज जो मेरा 4,60,000 है, इसका 50% देना है टैक्स। 4,60,000 का 50% टैक्स क्या आएगा? ये मेरा आने वाला है 2,30,000। तो भाई तुम लोग ऐसा बोका जैसा आंसर दिया था, बोला प्रॉफिट हो जाएगा डबल। प्रॉफिट डबल नहीं हुआ। पता है मेरा प्रॉफिट का वैल्यू क्या आ गया है? 460 माइनस 2,30, 2,30। एक मिनट, सही से बताओ कितने लोगों को लगा था प्रॉफिट डबल से ज्यादा होगा? एक मिनट, तुम लोगों को लगा था? लगा था? एक सेकेंड, अब बारी आता है मेरे अगले क्वेश्चन का। अगर तुम लोगों को लगा था प्रॉफिट होगा डबल से ज्यादा, ऐसा क्यों लगा? ये क्या हो गया? तुम लोग एकदम सही बोला कि मेरा प्रॉफिट डबल से होगा ज्यादा। पता है प्रॉफिट का डबल से ज्यादा होने का कारण पूरे के पूरे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में खाली 2 लाइन है। अरे भाई एक मिनट, बोलने दो। मेरा प्रॉफिट होगा डबल से ज्यादा, ये डबल से ज्यादा होने का कारण पूरे के पूरे इनकम स्टेटमेंट में खाली 2 लाइन है। क्या कोई मेरे को बताएगा वो 2 लाइन क्या क्या है? मेरा एक है फिक्स कॉस्ट और अगला क्या है? मेरा अगला है इंटरेस्ट। अब ध्यान दो, सेल हुआ डबल, मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो गया, मेरा कंट्रीब्यूशन भी डबल हो गया, पर ध्यान देना मेरा फिक्स कॉस्ट सेम रह गया। सोचो हम ज्यादा कमा रहे हैं, डबल कमा रहे हैं, पर मेरा खर्चा सेम है, तो ऑब्वियस सा बात है ईबीआईटी डबल से ज्यादा हो जाएगा ना। उसके बाद मेरा अगला खर्चा भी सेम रह गया, यानी ईबीटी उससे भी ज्यादा हो जाएगा। यानी एक सीधा बात, मेरा अगर बाई चांस सेल बढ़ता है 10%, एक लाइन कंप्लीट करना, और हम बाई चांस बोले सेल बढ़ता है 10%, लाइन कंप्लीट करना, मेरा वो एक सेकेंड, हाँ, और हम चल क्यों नहीं रहा, हाँ, और हम बाई चांस बोले सेल बढ़ेगा 10%, वो करना, और हम बाई चांस बोले सेल बढ़ेगा 10%, यानी पता है वेरिएबल कॉस्ट भी कितना बढ़ेगा? 10%। मेरा कंट्रीब्यूशन भी कितना बढ़ेगा? 10%, पर फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, यानी मेरा ईबीआईटी 10 बढ़ेगा, 10 से ज्यादा बढ़ेगा? 10 से ज्यादा बढ़ेगा। मेरा इंटरेस्ट रहेगा सेम, यानी जो मेरा ईबीटी है वो उससे और ज्यादा बढ़ेगा। यानी शॉर्ट, मेरा अगर सेल बढ़ता है 10, प्रॉफिट बढ़ता है 10 से ज्यादा, इसका कारण है 2। मेरा एक था फिक्स कॉस्ट और मेरा एक और क्या है? इंटरेस्ट का कॉस्ट। पता है इसका नेचर है ऑपरेटिंग, और पता है इसका नेचर है फाइनेंशियल। तुम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट 11-12 में पढ़ा हुआ है? वहां पढ़ा होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में आता है 3 तरह का एक्टिविटी। एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग, और एक और होता है फाइनेंसिंग। मेरा फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग नेचर का क्यों है? क्योंकि मेरा डे टू डे ऑपरेशन में लगता है। भाई डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए मुझे चाहिए जगह, तो एक जगह चाहिए मेरे को डे टू डे ऑपरेशन के लिए, उसमें जो मेरा फिक्स कॉस्ट लगा वो ऑपरेटिंग नेचर का है। मेरा इंटरेस्ट फाइनेंशियल नेचर का क्यों है? क्योंकि मेरे को पैसा फाइनेंस करना था। पैसा फाइनेंस करने के लिए हम डिवेंचर के पास गए, तो डिवेंचर से पैसा फाइनेंस करने के लिए मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ा, तो ये इंटरेस्ट का नेचर क्या रहेगा? फाइनेंशियल नेचर का। अब एक बात बताते हैं, सुनो। अगर बाई चांस मेरा ये चीज प्रॉफिट सेल बढ़ा 10, तो प्रॉफिट बढ़ा 10 से ज्यादा। अगर बाई चांस ये चीज बढ़ने के लिए अप्लाई होता है, अगर सेल बढ़ता है 10%, प्रॉफिट बढ़ेगा 10 से ज्यादा। अगर बाई चांस ये चीज बढ़ने के लिए अप्लाई होता है, तो पता है ये सेम चीज गिरने के लिए भी अप्लाई होता है। अब इमेजिन करो अगर बाई चांस सेल कम होगा 10%, आंसर दो। अगर बाई चांस सेल कम होगा 10%, वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा 10%, यानी कंट्रीब्यूशन भी कितना कम होगा? 10, पर फिक्स कॉस्ट रह जाएगा सेम। यानी ईबीटी 10 गिरेगा या 10 से ज्यादा गिरेगा? मेरा इंटरेस्ट रह जाएगा सेम, यानी ईबीटी उससे भी ज्यादा गिरेगा। यानी ध्यान देना, अच्छा समय जब चल रहा है सेल बढ़ा 10, प्रॉफिट 10 से ज्यादा बढ़ गया, और बुरे वक्त में जब सेल गिरा 10, प्रॉफिट 10 से ज्यादा गिर गया। एक मिनट, सबका चेहरा ऊपर। अब मेरे को इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कौन यहां पर आकर बता सकते? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पहले एक बार तुम लोग से हम ऐसे ही पूछते हैं। तुम लोग बताओ, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल वैल्यू के साथ, माइनस क्या मिलेगा? माइनस क्या मिलेगा?
EBIT, EBIT, यहां से माइनस करेंगे क्या मिलेगा? EBT माइनस क्या मिलेगा? अगर बाई चांस मेरा सेल बढ़ता है 10% प्रॉफिट बढ़ेगा? 10 से कम या 10 से ज्यादा? अगर बाई चांस सेल गिरेगा 5% प्रॉफिट गिरेगा? 5 से ज्यादा। इसका कारण है दो, बोलो क्या? एक मेरा फिक्स कॉस्ट है, एक मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट है। बताओ फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या? ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट का नेचर क्या? फाइनेंशियल। इतना सा आंसर को यहां पर आकर बता सकता है? लेट मी चेक मेरे पास आज चेंज है या नहीं है। हाँ, अंश को बुला ले क्या? एक बार अंश को बुला लेते बेचारे को, इसके साथ हम बहुत वो किया हुआ आज तक। अंश आजा। यही है अंश। अंश एक काम करो, सबसे पहले बताओ इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, उससे आएगा EBIT, उससे माइनस करेंगे इंटरेस्ट, आएगा EBT, फिर उसमें माइनस करेंगे टैक्स, फिर अपना आएगा EAT। सेल बढ़ेगा 5%, प्रॉफिट बढ़ेगा मोर देन 5%। सेल गिरेगा 4%, प्रॉफिट गिरेगा मोर देन 4%। इसका रीजन क्या है? दो, बोलो दो क्या क्या है? इनकम स्टेटमेंट में कौन सा दो लाइन है जिसकी दीजिए ना? फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट। एक का नेचर कुछ है, एक का नेचर कुछ है। ऑपरेटिंग उसका और इसका फाइनेंसिंग। उसका और इसका क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट का ऑपरेटिंग और इसका फाइनेंसिंग। इसका क्या है? इंटरेस्ट। हो गया, दीजिए। क्या दीजिए? इसको इतना हड़बड़ी रहता है ना, दीजिए आराम से। आप बोले थे फॉर्मेट। अरे सुन, अगले बताने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन। आप वो कीजिए, हम वो 4 डैश बोल देगा ऐसा। उसमें कहते कॉस्ट शीट का उसमें दिया तो पहले बोले, उसके बाद 4 फिल्म लगा चलेगा। ये तो दिक्कत, ये तो फिर आप अनफेयर कर रहे हैं। फाइनेंशियल, हम ये क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं सब बात? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी व्हिच डील्स विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। द डैश एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में दो चीज आएगा। एक प्रोक्योरमेंट यूटिलाइजेशन। प्रोक्योरमेंट करेंगे उस ऑब्जेक्टिव के साथ जहां पे मेरा कॉस्ट कम आएगा। उस जगह पैसा यूज करेंगे जहां पे मेरा रिटर्न मैक्सिमाइजेशन। जैसे दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पर इवेंचुअली जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ाना। कैसे बढ़ाना? तो बोला ना ऐसे बढ़ाते। चलो डन। आई थिंक इनका सारा राइट आंसर था। ये डिजर्व करते हैं रुपया। अब थोड़ी बोला, क्लास से पूछ लेते, जो बोले जाते देंगे। क्लास से पूछ ही लेते हैं ना। अरे बोलो तो तुम्हारा फ्रेंड लोग ही है। 1000 कितना रुपया डिजर्व करता है? 200। ये लोग बोल रहे हैं 1000। सर पहला इंसेंटिव बस 1000 नहीं देंगे। 1000 किस बात का? आई थिंक पहला इंसेंटिव है, इनको मिलता है 500। चलो डन। तो आज तो तुम्हारा प्रेशर थोड़ा लाइट हो गया। अब चलो एक काम करें, हम कहां था? चलो डन। हाँ, एक से तुम लोगों को ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद रहेगा। तुम लोगों को कॉस्ट शीट के फॉर्मेट और इनकम स्टेटमेंट में ज्यादा इजी कौन सा है? कोई और आके बता सकता है? भाई अभी तो लिया है। मिडिल रो से कोई बता सकता है? जो हाथ नहीं उठाए उन लोग से पूछना चाहेगा। क्या आप बता सकते हैं? नहीं, ये ट्राई करेंगे, ट्राई करिए। अब वहीं से बताओ। पहला लाइन, सेल माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा? उसके बाद माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा? EBIT के बाद क्या मिलेगा? EBT माइनस
वेरी गुड। सेल बढ़ेगा 15%, प्रॉफिट बढ़ेगा। सेल गिरेगा 12%, प्रॉफिट गिरेगा। इसका रीजन है दो, बताओ क्या? दोनों का नेचर क्या क्या है? वेरी गुड, ऐसे ही पूरा लास्ट तक याद करते हुए चलना। नहीं, उसके लिए तो यहां आना पड़ता था ना। देखो मेन वहां पे बैठ के ना, हम श्योर है 99% लोगों को याद रहेगा। आदमी यहां पर आके बोलता है। चलो ठीक है, घबराओ नहीं। तुमसे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तो आगे क्या बोली थी? ओ, जो भी है नेक्स्ट देना। तुमसे पक्का तुम्हारे से शुरू करेंगे। राइट आंसर देने में तुमको देंगे हम। मेरा वर्ड ले लो। 1000 पक्का। 1000 लालची लोग सब। ठीक, चलिए काम करें। आप पहले लिखते हैं 2 शब्द। तुम लोग क्लियर है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट? ये पूरे के पूरे एफएम के हर एक चैप्टर के अंदर में काम आएगा भाई। तुम लोग तो पता है, ठीक है, तुम लोग तेज लोग हैं। चलिए काम करें, फटाफट लिखते हैं। सबसे पहले 1 सेकेंड, हमारे चैप्टर का नाम क्या था? और हम क्या ये वर्ड यूज किया? बिना वर्ड यूज किए हम चैप्टर खत्म कर दिया। चलिए काम करते हैं। ये वर्ड लेवरेज है क्या? अब बताते हैं। चलिए काम करें, फटाफट यहां पर नीचे लिखते हैं द टर्म लेवरेज। क्या बात है, हो गया हमारा तो चैप्टर डन। इसको क्या हो गया? रो क्यों रहे? क्या हो गया? नहीं समझ में आया, वापस से बोले। ठीक है, तुम ऐसे ले ले भाई रुपया। सैड नहीं होना है। कोई अगर बाई चांस हल्का सा मन में चोट आए, दुखी होए, रोना आए, पैसा ले लो। पैसा ले लो। मन में हल्का सा चोट आए, ले लो पैसा। चलिए यहां लिखते हैं द टर्म चलो द टर्म लेवरेज इज डिराइव्ड फ्रॉम जो वर्ड लेवरेज है ये डिराइव किया गया है एक फ्रेंच वर्ड। आता है फॉरेन लैंग्वेजेस आता तुम लोग को? सीखा हुआ है? बताओ। द टर्म लेवरेज इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड लिवर। और एक बात बताते हैं, जो वर्ड लिवर है ना, ये क्लास में बैठे हर एक जन का क्लास 7, 8, 9 में कहीं पढ़ा हुआ है। फिजिक्स में कुछ याद आ रहा है? फिजिक्स में पढ़ा हुआ लिवर था। हाँ, याद आ रहा है? याद करो, हम लोग ऐसा कुछ बनाते थे। बताइए हम ये क्या बनाया? सीसो बनाया। फलक्रम था। अच्छा चलो, जो भी है समझ में आ गया। हाँ, तभी तुम लोग यहां पे आ गया कॉमर्स में। ठीक। मेरा लिवर क्या था? एक ऐसा टूल। एक सेकंड। मेरा लिवर क्या एक ऐसा टूल जिसके द्वारा एक बहुत ही हेवी ऑब्जेक्ट को हम लोग आराम से लिफ्ट या शिफ्ट कर सकते थे। कुछ याद आ रहा है ऐसा सुना हुआ? मेरा लिवर के एक ऐसा टूल जिसके द्वारा एक बहुत ही भारी भरकम सामान को हम लोग आराम से लिफ्ट या शिफ्ट कर सकते हैं। किसको यूज करते हुए? लिवर। अब तुम लोग बोलेगा वो लिवर का ये लेवरेज के साथ क्या संबंध? बहुत ही गहरा रिश्ता है जो मैं बताने वाला हूं। पर पहले लिखते हैं लिवर का नॉर्मल मतलब क्या, फिर एफएम में इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मेरा लिवर क्या है? लिवर डिनोट्स अ टूल liver denotes a tool used for lifting or shifting a heavy object। ये नहीं, इसको ठंड लग गया, बंद कर दो ना। तुम इधर बैठ जाओ या फिर
आज जो मेरा वर्ड लिवर है, ये क्या है? एक ऐसा टूल जिसके द्वारा हम लोग आराम से एक हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट या फिर शिफ्ट कर सकते थे। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या लेना देना। अब देखो, हम एक बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं एग्जाम के लायक, तो चलो ठीक है, एग्जाम में तो फटाफट हो ही जाएगा, पर इसका सही मायने में सिग्निफिकेंस क्या हम ये बता रहे हैं, बहुत अच्छा चीज है। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग के हिसाब से जो 3 आदमी लोग मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व हुए थे, एक था यश, एक था रोनित और एक था अंश, सही मायने में बताओ मेरे बिजनेस में पैसा लगा के सबसे बड़ा रिस्क किसका था? और यश कौन था? मेरा इक्विटी शेयर होल्डर, जो ओनर था। यानी पता है होता क्या है, जो मेरा ओनर या इक्विटी शेयर होल्डर है, रिस्क वही लेता है। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, कौन सा रिस्क लेता है? वो ये रिस्क लेता है कि बाई चांस, देखो सीधा सीधा बात, सेल अगर 10% बढ़ता है तो प्रॉफिट 10 से ज्यादा बढ़ेगा, इसके मजा है। पर अगर बाई चांस सेल गिर जाए 10% तो प्रॉफिट 10 से ज्यादा गिरता है, ये इसका सजा है। यानी पता है जो चीज रिस्क देता है वही चीज रिटर्न भी देता है। अब हम एक बात बताते हैं, आराम से सुनना, और ये वाला चीज तो भाई पूरा का पूरा दुनिया 3-4 साल पहले कोविड में एक्सपीरियंस किया था। आज यानी कोविड के दौरान सारे के सारे बिजनेस, एक बार लॉकडाउन हो गया था पूरा वर्ल्ड, सारे का सारा बिजनेस बंद हो गया था, हर एक बिजनेस को झटका लगा था, पर सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वैसे बिजनेस में जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व था। यानी जो बिजनेस के अंदर में मेरा फिक्स्ड कॉस्ट था, जो रेंट पे चल रहा था, उन लोगों को सबसे ज्यादा दुख हुआ था। कारण क्या? कमाई तो हो गया बंद, पर भाई फिक्स्ड कॉस्ट उतना लगे जा रहा है। और वो बिजनेस जिसके अंदर में फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल नहीं था, वो बिजनेस जिसके अंदर में जगह रेंट पे नहीं खुद का खरीदा हुआ था, उनको उतना दुख नहीं हो रहा था। थैंकफुली मेरे को दुख नहीं हुआ। ये एडवाइस मेरे को मिला था मेरे अकाउंट सर से, जिनसे हम अकाउंट पढ़ा था, उस समय हम लोग को ये एडवाइस दिए थे। पूरा कैलकुलेटर उस समय उन्हीं से पढ़ा था, सुदर्शन अग्रवाल सर से। वो बस बोले जीवन में 3 बात का ध्यान रखना। हम बोला बोलिए सर क्या? बोले पहला, किसी से लोन लेना मत, किसी को लोन देना मत, और तीसरा जिस हद तक हो पाए जगह रेंट पे नहीं अपना खुद का लेना। हम बोला क्या बात कर रहे हैं सर, एक कंसेप्ट आएगा ट्रेडिंग और इक्विटी, वो तब होता है अगर हम बाई चांस लोन ले। हम बोला क्या बात कर रहे हैं सर, किसी और के पैसे पे ले, ज्यादा कमाए उसको कम दे, मजा तो उसी में है। बोला मजा कुछ टाइम का है, पर बीच में कभी ऐसा चीज हो जाए जिस समय तुम उतना भी ना कमा पाए, जब रेंट दे पाए, तो उस समय चुभेगा। हम उनके बात को हवा में उड़ाए, बट स्टिल मेरे सर हैं तो, और मेरे घर का ही पॉलिसी, हम लोग ना रेंट वेंट पे लेते नहीं है, हम लोग खरीद लेते हैं। तो ये जगह हम लोग परचेज कर लिए, और ये परचेज किया हुआ उस समय नहीं चुभा जिस दौरान कोविड में 9 महीना हमारा सेंटर बंद पड़ा था। अब इमेजिन करो अगर बाई चांस ही मेरा जगह रेंट पे लिया हुआ रहता, तो पता है ये जगह का रेंट क्या चलता? तुम लोग बताओ, तुम लोग के हिसाब से देखे, ये जगह का रेंट बनता है 5 लाख रुपया पर मंथ, यानी साल भर का 60 लाख। इमेजिन करो जब 9 महीना सेंटर बंद पड़ा है पर 5 लाख रुपया पर मंथ देना पड़ेगा, वो कितना चुभता? पर भाई जब परचेज किया हुआ तो बिल्कुल नहीं चुभा। ये पता है फिक्स्ड कॉस्ट कोई समय में अच्छा है, कोई समय में बुरा है। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, एकदम गजब का एग्जांपल, पूरा माइंड में सेट होगा। सीधा सीधा बात है, जब सेल डबल हुआ, वेरिएबल कॉस्ट हुआ डबल, कंट्रीब्यूशन हुआ डबल। अब इमेजिन करो हम डबल कमाना शुरू हुआ पर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट सेम लग रहा था, तो मेरे को कितना अच्छा लगेगा वो लैंडलॉर्ड। हम डबल कमा रहे हैं पर ये बोलता नहीं हम आपसे उतना ही लेंगे, मेरे को कितना अच्छा लगेगा। यानी फिक्स्ड कॉस्ट पता है मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक। रीजन क्या है? हम डबल कमा रहे हैं, हर चीज डबल कमा रहे हैं, पर ये बोलते हैं हम आपसे ज्यादा रुपया नहीं लेंगे, हमको इतना अच्छा लगेगा ये। अगला जो मेरा इंटरेस्ट है, ये बोलता है हम आपसे ज्यादा नहीं लेंगे, ये मेरे को कितना अच्छा लगेगा। ये नहीं पता है जिस समय इंसान का अच्छा समय चलता है ना, उस समय फिक्स्ड कॉस्ट उसको अच्छा लगता है। भाई हर चीज बढ़ रहा है पर वो खर्चा सेम है, कितना अच्छा लगेगा। पर वही जिस समय इंसान का बुरा वक्त चलता है, यही फिक्स्ड कॉस्ट चुभता है। इमेजिन करो अगर सेल हो जाए आधा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाए आधा, कंट्रीब्यूशन हो जाए आधा, पर ये बोलता है हम तो अभी भी उतना ही रुपया लेंगे। हम इसके चरणों में गिर जाएगा, भाई रुक जा, भाई कुछ तो रहम कर, कुछ तो रहम कर। भाई इनकम आधा हो गया, बोला आई डोंट केयर, मेरे को उड़ा के मारेगा, मेरे को पूरा रेंट चाहिए। तो भाई जिस इंसान से मैंने प्यार किया था, बुरे वक्त में उसी इंसान ने मेरा वो कर दिया। हम ये पता नहीं क्या क्या बनाए जा रहे हैं। ऐसे बना दे क्या उल्टा? मतलब अब मेरे को उससे उतना प्यार नहीं रहा। सिमिलरली जब मेरा प्रॉफिट हो गया कम,
वापस से गए हम रौनिक के पास, हम बोला भाई इंटरेस्ट थोड़ा कम ले लो ना, बोला नहीं मेरे को उतना ही पूरा चाहिए। तो वापस से मेरे को इससे हम दुखी हो गया। यानी इमेजिन करो ये दोनों कितने गजब के आदमी हैं, अच्छे वक्त में मेरे को बड़े अच्छे लगे और बुरे वक्त में मेरे को उतने ही बुरे लग रहे हैं। एक सीधा सीधा बात, जब, और ये बात तुम खुद फेस किए थे, जब नया नया आया था पढ़ाने के लिए 2013 में, 2012 में मेरा हुआ था शादी। सभी का होता है और हम आके नहीं बोले क्या बात है क्या बात है। 2012 में मेरा हुआ शादी, 2013 में हम आने के लिए पढ़ाने के लिए आए थे। और जिस समय पढ़ाने के लिए आए थे, हम शायद एक बार कॉस्ट बैच में बताया था कि हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाता था, कॉस्ट, FM, लॉ, ऑडिट, चारों मिलाकर 3,500 रुपए में। और जो मेरा पहला बैच था, पहले बैच के अंदर में कुल मिला के आए थे 6 स्टूडेंट। 6 स्टूडेंट। सो अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा तो शायद शर्म आ जाए, 3500 पर स्टूडेंट इंटू 6 मिलाकर आता है 21,000। शगुन का 21,000 रुपया मेरे को मिला था 6 महीना पढ़ाने के लिए, कि जो स्टूडेंट है वो 6 महीना पढ़ेगा, तो 6 महीने का मेरे को मिला 21,000। और हम उस समय वो जॉब छोड़ के आए थे जहां जस्ट मेरे को मिलता था 48 लाख रुपीस पर एनम। तो इमेजिन करो, जब मेरे को 21,000 रुपया मिला, हम घर में गए पापा के पास, हम बोला पापा लीजिए रुपया 21,000। बोले क्या है ये? हम बोला मेरा अगले 6 महीने का इनकम है ये। बोले 6 महीने का इनकम 21,000? हम बोला हाँ। बोला अगर तुम वहां रहता तेरा 6 महीने का इनकम क्या था? हम बोला 24 लाख 6 महीने का। बोले कैसा मारवाड़ी है, हॉस्पिटल पक्का बदला गया है। हाँ बोले पापा चल अभी नया नया शुरू किया, अभी थोड़ा वेट करिए। बोला तुमसे क्या होगा, तुमसे क्या होगा। अब दिक्कत वहां तक भी नहीं था, दिक्कत तब था जब पहला महीना के बाद में लैंडलॉर्ड आया, बोला भाई रेंट दो। क्लास चल रहा था, बीच में रेंट मांगने, हम उनको लेके आए क्लास में। बोला आइए आप आइए, गिनिए कितने लोग हैं। वो गिने 1 2 3 4 5 6। हम बोला 6 लोग से मेरे को 21,000 मिला 6 महीने का, आप इसमें भी रेंट लेके जाएंगे? बोला वो सब नहीं पता, रेंट देना पड़ेगा। हम बोला भैया क्या रेंट दे, हम कहां से रेंट दे? बोला जो भी है रेंट देना पड़ेगा। उस समय रेंट था 15,000, 15,000 दे दिए। सेकेंड महीना में वापस में उठा के आ गए, 15,000 दे दिए। थर्ड महीना में वापस में उठा के आ गए, 15,000 दे दिए। इमेजिन करो उस टाइम मेरे को रेंट कितना चुभ रहा था। पहला टर्म में 6 स्टूडेंट थे, अगले टर्म में जब पढ़ाए तो हुए 50 स्टूडेंट। अब जैसे 6 का हुआ 50 तो रेवेन्यू हो गया 8 टाइम्स, मेरा वेरिएबल कॉस्ट हुआ 8 टाइम्स, मेरा कंट्रीब्यूशन हुआ 8 टाइम्स। पर पता है इस बार जो मेरा फिक्स कॉस्ट था, जितना पहले चुभ रहा था अब उतना नहीं चुभ रहा है। ठीक, उसके अगले टर्म में हुए 100 स्टूडेंट, अब तो बिल्कुल नहीं चुभ रहा है कि देखो इनकम बढ़े जा रहा है पर मेरा फिक्स कॉस्ट वही चल रहा है। उसके अगले टर्म में हुए 250 स्टूडेंट, अब तो भैया वो आते हैं गला लगाते हैं, ले 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 रेंट ले। तो यानी देखो मेरा बोलने का मतलब क्या, जब अच्छा वक्त चलता है फिक्स कॉस्ट कितना अच्छा लगता है, पर वही जो बुरा वक्त चलता है फिक्स कॉस्ट वही बेकार चीज लगता है। तो आज तक जाने फिक्स कॉस्ट वो है जो यूनिट बढ़े ना यूनिट गिरे रहता है सेम, पर इसका असली मतलब क्या है वो देखो। अच्छे समय में फिक्स कॉस्ट अच्छा है, बुरे वक्त में बुरा है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कॉमर्स वाले लोग हैं। कॉमर्स वाले लोग को एक चीज सिखाया जाता है बचपन में, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म माने प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या हुआ? अच्छा मत सोचो बुरा सोचो, अच्छा मत सोचो बुरा सोचो। तो हम बोल रहे भाई फिक्स कॉस्ट अच्छा भी है, पर कॉमर्स में बोला ना 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 अच्छा नहीं बुरा सोचो। और अगर बुरा सोच लिए मतलब मेरा फिक्स कॉस्ट अच्छा नहीं बुरा हो गया, यानी मेरे लिए क्या क्रिएट कर दिया? रिस्क। यानी होगा कि हम लोग यहां पे मान के चलेंगे अगर बाई चांस सेल कम हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाए, पर ये दोनों फिक्स कॉस्ट तो उतना ही लेगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर को इन्हीं दोनों का तो चाप है। तो जैसे इक्विटी शेयर होल्डर एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है, वो 2 रिस्क लिया, एक इसका रिस्क लिया, एक इसका लिया। कोई बताएगा दोनों रिस्क का नाम तुम लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो ब्रैकेट में ही है। पहले वाले का नाम क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग रिस्क। दूसरे वाले का नाम क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग रिस्क। यानी हाँ ऑब्वियसली, अच्छा उल्टा बोल दिया, सॉरी। अच्छा सॉरी सर, समझ में आ गया ना। यानी मेरा पहला वाला क्या है? ऑपरेटिंग रिस्क, मेरा अगला वाला क्या है? फाइनेंशियल रिस्क। ऐसे रिस्क को मेजर करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में जिसका नाम है लेवरेज। यानी पूरा का पूरा गेम है खाली फिक्स कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट है वो अड़ा हुआ है, हम तो उतना ही लेके जाएंगे, तभी तो रिस्क लेके आया है। अच्छे वक्त में भी अड़ा हुआ है, दिक्कत नहीं हुआ, पर बुरे वक्त में भी अड़ा हुआ है, हम तो उतना ही लेके जाएंगे, यही तो रिस्क है। ऐसे रिस्क को मेजर करना है हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। चलो काम करें, पहले लिखते हैं 2 शब्द। तुम लोग समझ रहे ना धीरे धीरे? तुम लोग कभी फिक्स कॉस्ट को इस नजरिए से देखा था? मेरे नजरिए से देखो।
चलो यहां लिखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट leverage denotes a tool for measuring risk. मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में लेवरेज वो टूल है जो मेजर करता है रिस्क अंडरटेकन बाय इक्विटी शेयर होल्डर। और मेरा रिस्क है दो तरीका का, ये रिस्क दो तरीका का क्या है? ये जवाब आना चाहिए जमशेदपुर से। इनका आवाज है बड़ा बुलंद है। मेरा पहला रिस्क कौन सा है? ऑपरेटिंग रिस्क। कोई बताए कि ये किस लाइन आइटम की वजह से आया था? वो लाइन आइटम क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसा गजब का कॉस्ट और एफएम का संगम किया इन्होंने। एक सेकंड, ऑपरेटिंग रिस्क किस लाइन की वजह से आया था? फैक्ट्री ओवरहेड कहां से आ गई? अच्छा वो आंसर नहीं पूछे। चलिए काम करें, ऑपरेटिंग रिस्क में लिखते हैं डैश देखें। आई डिनोट द रिस्क। तुम लोगों को कैलकुलस आता है क्या? ये हम ऐसे इन जनरल पूछ रहा था क्या? मैथ्स वाला। आई डिनोट द रिस्क which arises due to fixed operating cost. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों भाई मिले, हम भी छोड़ गए, तुम भी छोड़ गए। एग्जाम्पल रेंट। जैसे रेंट मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया, अगला हो गया इंश्योरेंस, ये अगला हो गया सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, रेंट। जो मेरा फिक्स कॉस्ट है वो क्या क्रिएट करता है? एक ऑपरेटिंग रिस्क। अब ऐसे ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता है डॉल। डॉल का फुल फॉर्म क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो मेरा पहला बात, फिक्स कॉस्ट क्रिएट किया ऑपरेटिंग रिस्क। ये रिस्क को मेजर करता है लेवरेज। कौन सा लेवरेज? ऑपरेटिंग लेवरेज। इसका फॉर्मूला महा लॉलीपॉप है। पता है इसका फॉर्मूला क्या है? कैसे पता? बीकॉम में तुम लोग ये सब भी पढ़ लिया? सुनो, एक सिंपल सा एकदम इसका फॉर्मूला लॉलीपॉप है। देखो मेरा ये वाला क्रिएट किया था ऑपरेटिंग रिस्क, मेजर कर रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज। पता है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके पहले क्या कमाया हुआ था? कंट्रीब्यूशन। ये फिक्स कॉस्ट के आने की वजह से मेरा ये क्या बन गया है? ईबीआईटी। इसका फॉर्मूला बनेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ध्यान देना, ये जो मेरा फिक्स कॉस्ट है ये ऑपरेटिंग नेचर का है, ये ऑपरेटिंग रिस्क लाता है। ये रिस्क कैसे मेजर करेंगे? इसके पहले प्रॉफिट क्या कमाया हुआ था? 4 लाख। इसके आने की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? 1 लाख। यानी मेरा ये कितना प्रॉफिट को कम किया? 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। क्यों देखा? 4 लाख डिवाइड बाय 1 लाख क्या आएगा? 4 टाइम्स। ये मेरे प्रॉफिट को 4 टाइम्स कम कर दिया। सेम लॉजिक लगाते हुए तुम लोग क्या मेरे को अगला आंसर देगा? ये मेरा क्रिएट करेगा फाइनेंशियल रिस्क। ये मेरा क्रिएट करेगा फाइनेंशियल रिस्क, इसको मेजर करेगा फाइनेंशियल लेवरेज। कोई बताओ तुम लोग के हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इसके पहले क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय, इसकी वजह से क्या बन गया? ईबीटी। फॉर्मूला क्या बनेगा? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ठीक। वैसे इसका एक कैलकुलस से डेरिवेशन है जो मैं आपको आज नहीं कल बताऊंगा। एक से इंटरेस्ट है जानने में? कितने को कैलकुलस में इंटरेस्ट है जानने में? ओह माय गॉड, बहुत ही कम लोग को। कितने को इंटरेस्ट नहीं है? दो हाथ में तो उठाने, एक से हम समझ जाएगा। मैक्सिमम लोग को इंटरेस्ट नहीं है। जो भी हम बता देगा। फिलहाल लिखते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। यानी सीधा सीधा बात, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। यानी सीधा सीधा बात, वो फिक्स कॉस्ट मेरा ऑपरेटिंग नेचर का था। ये क्रिएट किया ऑपरेटिंग रिस्क, मेजर करेगा ऑपरेटिंग लेवरेज।
इसका कैलकुलेशन क्या होगा, इसके पहले कितना कमाए थे कंट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाय इसके बाद वो क्या बन गया, ईबीआईटी। तो 4 लाख बाय 1 लाख, 4 टाइम्स ये कम कर दिया। मेरा अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल रिस्क। मेरा अगला है फाइनेंशियल रिस्क। जो मेरा फाइनेंशियल रिस्क है वो किस वजह से आया था, एक सेकंड, वो लाइन आइटम याद है, इनकम स्टेटमेंट का कौन सा लाइन था जो फाइनेंशियल रिस्क आया था, इंटरेस्ट था। चलिए यहां लिखते हैं, कंपनी में रेज लॉन्ग टर्म फंड from various sources like debentures, resulting in fixed interest cost. मेरे कंपनी कई जगह से पैसा ले सकता है, पर जिसके अंदर मैं डिबेंचर से पैसा ले लिया, यानी मेरे को उसको देना पड़ेगा फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट। तो मैं जैसे ही फिक्स्ड कॉस्ट आया, मेरे लिए एक रिस्क आ गया। ऐसे फाइनेंशियल रिस्क को कौन मेजर करता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इसका फॉर्मूला बिल्कुल रटना नहीं, एकदम कॉमन सेंस का फॉर्मूला। मेरा फाइनेंशियल रिस्क किस वजह से आया था, इसकी वजह से। ऐसे रिस्क को मेजर कौन करेगा, फाइनेंशियल लेवरेज। क्या बनेगा फॉर्मूला, इसके पहले क्या कमाए थे, ईबीआईटी, डिवाइडेड बाय इसके बाद क्या बन जाएगा, ईबीटी। तो पता चलेगा कितना टाइम्स कम किया, तो फॉर्मूला क्या आएगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ठीक। हमारे 2021 बैच में एक लड़की थी वंदना, जब ये वाला फॉर्मूला लिखा था ना, उसका तुरंत अगला लेना आया था कि सर ऐसे ईबीटी कट नहीं सकता, फॉर्मूला ऐसे नहीं करता है, जहां नहीं मन जहां काट दिए। इतना मैं सुन लो का नहीं है ना झमेला। बस लास्ट लाइन लिखना डीसीएल। मेरा लास्ट लाइन लिखना डीसीएल। डीसीएल का फुल फॉर्म है डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। यानी डॉल ऑपरेटिंग नेचर का था, एक ऑपरेटिंग रिस्क लिया, एक फाइनेंशियल रिस्क लिया, दोनों को मिलाकर क्या होता है, कंबाइंड लेवरेज। इसका फॉर्मूला होता है डॉल इनटू डीएफएल। मेरा इसका फॉर्मूला होता है डॉल इनटू डीएफएल। सुनो ना, एक चीज तुम लोग कुछ कर पाएगा, क्या इसका एक फॉर्मूला निकाल पाएगा, डॉल इनटू डीएफएल। मेरा डॉल था कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। मेरा डीएफएल क्या है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो मेरे को तो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। और ये सारा का सारा लेवरेज जो भी आया है, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं टाइम्स में, कि कितना टाइम्स मेरे प्रॉफिट को ये कम किया। बस लास्ट लाइन, ऑल लेवरेजेस आर एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। ऑल लेवरेजेस आर एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। ठीक। ठीक है यहां तक। बस तुम एक काम करो ना, कैलकुलेटर में बस एक नंबर कैलकुलेट कर दो मेरे लिए आज, और खत्म करें। सबसे पहले एक बार सबका चेहरा ऊपर। तुम लोग से हम फटाफट क्वेश्चन पूछे, देखिए तुम लोग आज कितना सुना। मेरा पहला बात, मेरे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ठीक, एक मिनट रुको, ये हम लिखवाया नहीं है अभी तक। तुम लोग बिना देखे बताना, मेरा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस टैक्स, ईएटी। ये ईएटी क्या है, अगला बताना। अगर बाई चांस सेल बढ़ेगा 10% प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर सेल गिरेगा 10% प्रॉफिट गिरेगा। इसका कारण पूरे इनकम स्टेटमेंट में 2 लाइन है। मेरा एक है फिक्स्ड कॉस्ट, मेरा एक है इंटरेस्ट। बताओ दोनों का नेचर क्या है। ये मेरा है ऑपरेटिंग नेचर का, ये है मेरा। बताओ जैसे ही मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आता है, ये क्या क्रिएट करता है, रिस्क। तो ये मेरा ऑपरेटिंग रिस्क बनाया, ये मेरा फाइनेंशियल रिस्क। पता है ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता है ऑपरेटिंग लेवरेज। एक मिनट, कोई प्लीज नीचे मत देखना, बिना देखे फॉर्मूला बताओ क्या आएगा। इसके ऊपर क्या है, कंट्रीब्यूशन, इसके बाद क्या बनेगा, ईबीआईटी। फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कोई बताओ मेरे को डीएफएल का फॉर्मूला क्या बनेगा। इसके पहले में है ईबीआईटी, इसके बाद में क्या है, ईबीटी। फॉर्मूला है ईबीआईटी बाय ईबीटी।
और बताओ डीसीएल का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक तरीका है डॉल इंटू डीएफएल, या एक और तरीका क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। बताओ ये सब को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करने वाले हैं? टाइम्स में। बोलो यहां तक क्लियर है? अरे बोलो ना। एक काम करना, फटाफट एक नंबर कैलकुलेट करना, टाइम है तुम लोग के पास 2 मिनट। प्लीज बस एक कैलकुलेशन करना अपने आप। एक बार प्लीज हमारे बुक में आना पेज 45 में। पेज 45 में ट्राई करना है एक नंबर अपने आप कैलकुलेट करने का। सॉरी पेज 45 नहीं, पेज 46। मेरा पेज 46 का क्वेश्चन नंबर 1। एक काम करना, इसको फटाफट एक बार अपने आप कैलकुलेट करना। समय है 2 मिनट। मेरा इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिया हुआ है जेनिथ का। ये क्या गिरा? मेरा इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिया हुआ है जेनिथ का। अब लोचा ये है ना कि इनकम स्टेटमेंट ढंग से नहीं बनाया। जो काम का चीज था ना वो ये लोग निकाल के दिया नहीं। सेल दिया, वेरिएबल कॉस्ट दिया, आगे वर्ड देना चाहिए था कंट्रीब्यूशन, जो नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, मेरे को मिलेगा ईबीआईटी। अगला माइनस करेंगे इंटरेस्ट, पता है मेरे को क्या मिलना चाहिए? ईबीटी। माइनस करेंगे टैक्स, क्या मिल जाएगा? ईएटी। कैलकुलेट करना है डॉल, डीएफएल एंड डीसीएल। ट्राई करो एक बार अपने आप फटाफट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने का। बनाना भी पड़ेगा सर कि हम लोग सिर्फ जस्ट दिखा देंगे कंट्रीब्यूशन। नहीं, सीधा दिखा देंगे, वापस से बनाने का जरूरत नहीं है। एक मिनट, पहला है हमारा डॉल। जाने मेरे डॉल किस वजह से आएगा? वो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से। मेरा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कौन सा है? ये वाला लाइन। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके ऊपर में क्या आता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ठीक, कोई मेरे को बताओ कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया तो कितना आएगा? दिस माइनस दिस क्या आएगा? 2,83,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितना है? 2,08,000। 1.36 टाइम्स। और मेरा अगला है डीएफएल। आज जो मेरा फाइनेंशियल लेवरेज है वो किस वजह से आएगा? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। वो मेरा क्या था? इंटरेस्ट। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके पहले प्रॉफिट क्या कमाया हुआ है? ईबीआईटी। उसके बाद में प्रॉफिट क्या कमाए? ईबीटी। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। मेरा ईबीआईटी है 2,08,000। ठीक, सुन लो, कोई ईबीटी निकाला है क्या? 2,08,000 माइनस 1,10,000 क्या आता है? 98,000। ये आ जाएगा 1 आ जाएगा 2.12 टाइम्स। तुम लोग डीसीएल कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज किया? मेरा कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी क्या है? डॉल इंटू डीएफएल। जो मन चाहे करना, आंसर सेम आएगा। मालूम कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, तो ये आएगा 2,83,000 बाय 98,000 जो आने वाला है 2.88 टाइम्स। बोला है ना यहां तक? बस एक और ऐसा क्वेश्चन कर लो आज एक। बहुत चिंदी है, तभी तो 1 मिनट में हो जाएगा। हाँ, एक मिनट। जो निकुंज बोला वो फाइनल। निकुंज आप बताओ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? निकुंज बोला करा लीजिए। चलो, बस आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकंड, तुम लोग मेरे को बताया नहीं, तुम लोग को ये बुक का डिजाइन कैसा लगा? पेज नंबर पता है कौन सा लिखना है तुम लोग को? तुम लोग के नोटबुक का। और कोई बताएगा ये R1, R2, R3 क्या है? रिविजन 1 का डेट,
रिवीजन 2 का डेट, रिवीजन 3 का डेट, जिसमें 3 बार रिवीजन हो गया। डन। ये सम कभी 3 बार हाँ, इसका जरूरत नहीं है। चलिए काम करें, स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बनाया ना ये वाला बुक? मैंने रात भर दिया जलाकर बनाया था। चलिए काम करें, स्टार्ट करें हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। इससे पहले बनाना है इनकम स्टेटमेंट 6-7 लाइन का, फिर बाद में कैलकुलेट करना है डॉल, डीएफएल, डीसीएल। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है पहला लाइन। मेरा एनुअल सेल्स ऑफ अ कंपनी दिया हुआ है 60 लाख। इनकम स्टेटमेंट का पहला लाइन, सेल वैल्यू 60 लाख। अब अगला लाइन थोड़ा ढंग का लाइन है, क्या लिखा हुआ है? सेल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 150%। एक सेकेंड, तुम लोग बोलेंगे रेशियो तो अब बताए नहीं, बताने की जरूरत ही नहीं, नाम खुद बता रहा है। नाम क्या है? सेल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। कोई बताओ सेल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या बाय क्या? मेरा सेल बाय वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 150%। और ये परसेंट में मतलब ये पक्का इंटू 100 किए होंगे, तब मिला होगा 150। नाम क्या है? सेल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। नाम में बता रहे सेल और वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो, तो फॉर्मूला क्या है? सेल बाय वेरिएबल कॉस्ट। और ये दिया है 150%, तो यानी इंटू 100 किए होंगे तो आया होगा 150। तुम लोग इससे तुम लोगों को क्या मिल जाएगा? सेल वैल्यू है 60 लाख, वैल्यू पुट कर देना, मेरे को क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। एक बार कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आएगा। 40 लाख आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट जाएगा इधर, 150 आएगा इधर, तो 60 लाख इंटू 100 बाय 150, ये हो जाएगा 40 लाख। नहीं समझ में आया? नहीं ये हाँ, तो ये आया मेरा वेरिएबल कॉस्ट, मेरे को क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। फिर आगे बोलता है फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला नहीं, अदर देन इंटरेस्ट, यानी पहले वाला फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 5 लाख, मिल जाएगा ईबीआईटी। अब आगे बोलता है कंपनी हैज 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹30 लाख। डिबेंचर का वैल्यू है 30 लाख, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 11%। बताओ इससे क्या मिल जाएगा? अरे डिबेंचर के वैल्यू से क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। डिबेंचर यानी लोन का वैल्यू है 30 लाख, इंटरेस्ट रेट है 11%, इससे मिल जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट। आ गया ईबीटी। कुछ मिसिंग है, बोलो क्या मिसिंग है? जरूरत भी नहीं है। कारण क्या है? डॉल हो या डीएफएल हो या डीसीएल हो, कोई भी फॉर्मूला में ईडी तक का लगता ही नहीं है, ईबीटी तक में काम हो जाता है, वहां तक मिल गया। कैलकुलेट करना है डॉल, डीएफएल। दो तरह का कॉस्ट था, एक था फिक्स कॉस्ट, एक था इंटरेस्ट। तो यहां पे वो बोला अदर देन इंटरेस्ट, ऊपर वाला फिक्स कॉस्ट। कैलकुलेट करना है डॉल, डीएफएल एंड डीसीएल। ट्राई करो ना एक बार इनकम स्टेटमेंट अपने आप बना के। वो अच्छा बस 1 मिनट, बाकी लोग भी कर लें। ये सेम क्वेश्चन सेम नंबर के साथ एग्जाम में एक बार आया हुआ है। ये कितना मार्क डिजर्व करता है? आधा नंबर, 2 नंबर। ये एग्जाम में आया हुआ है, सुनेगा ना बेंच से गिर जाएगा। 5 मार्क का। अगर हम होता चलो जल्दी से कर ले। अरे हम तो कर ले भाई, 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे क्या करना है? नहीं रुको, तो आप तो एक बार का हो गया ना इनकम, रुक जाओ। मेरा पहला लाइन दिया हुआ है सेल वैल्यू 60 लाख, लिखते हैं 60 लाख। हाँ इसमें तो दिखाना ही पड़ेगा। माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कैसे आया था? लिखा हुआ है सेल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 150%, यानी सेल बाय वेरिएबल कॉस्ट 150% है। जैसी सेल वैल्यू 60 लाख पुट करेंगे मेरे को मिल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। ये कैलकुलेट करके देखना, मेरा वेरिएबल कॉस्ट आएगा 60 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150। कैलकुलेट करना यह आएगा 40 लाख। ये आया कैसे नीचे वर्किंग नोट में दिखा देंगे।
ये मेरे को मिलने वाला है कंट्रीब्यूशन, जो शायद आने वाला है 20 लाख। मेरा कंट्रीब्यूशन में माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। देखो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला नहीं, इसके अलावा जो फिक्स कॉस्ट है, यानी पहला फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 5 लाख। मेरे को ईबीआईटी मिल जाएगा 15 लाख। ध्यान देना है, ईबीआईटी के बाद मेरे को माइनस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको देंगे, जिससे लोन लिए थे। लोन बोलो या डिवेंचर बोलो, एक ही बात। चलो एक काम करें, माइनस करें इंटरेस्ट। देखो पूरा क्लास मेरे साथ चल रहा है। जो मेरा इंटरेस्ट है किसको जो इंटरेस्ट है किसको देंगे, जिससे लोन लिए। लोन या डिवेंचर एक ही बात। देखो डिवेंचर या लोन का वैल्यू है 30 लाख, इंटरेस्ट रेट है 11%। 30 लाख का 11% होता है 3,30,000। यानी मेरे को ईबीटी पता है कितना मिल जाएगा, 11,70,000। अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में टैक्स दिया रहता जरूर माइनस करते, पर वो नहीं दिया हुआ है, जरूरत भी नहीं है। यानी मेरा इनकम स्टेटमेंट यहीं पर होता है खत्म। अब आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे डॉल। ध्यान देना, मेरा डॉल किसकी वजह से आता है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से। डीएफएल आता है ये इंटरेस्ट की वजह से। मनीष जी आप बताइए, डॉल का फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, तो 20 लाख बाय 15 लाख। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी 20 लाख बाय 15 लाख। ये कितना आएगा, नहीं दो। मेरा अगला है डीएफएल। डीएफएल का फॉर्मूला क्या है, ये बताने वाले हैं आप। ईबीआईटी बाय ईबीटी, तो 15 लाख बाय 11,70,000। सुनो ना, कोई कैलकुलेट किया है क्या। मेरा अगला है डीसीएल। मेरा डीसीएल को कैलकुलेट करने का दो तरीका, इधर कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी करो या फिर डॉल इनटू डीएफएल करो। एक से जो लोग मेरे को देख रहे हैं उन लोग का हो गया है क्या। ये आएगा 20 लाख डिवाइडेड बाय 11,70,000। ये कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आएगा, 1.70 टाइम्स। एक मिनट, तुम लोग का ये वाला राइट था, ये राइट हुआ, मेरे से पहले राइट हुआ। एक सेकंड, कितने लोग का राइट हुआ मेरे से पहले। यानी आप लोग आ गया है। चलो डन, चलो होमवर्क करेगा। चलो आज पहला दिन नहीं देते, नेक्स्ट डे से देंगे। संडे को जैसे कॉस्ट के बाद एफएम होगा क्या।